and recording is started. Okay, so हमने last week we talked about the two protocols. One is the one which is visible on your screen, which is TCP, and the other one is the UDP. So we have seen that this protocol is header is of 20 bytes minimum, while here is the maximum and minimum 8 bytes only. फिर हमने देखा कि जी ये क्या करता है, ये आपको रिलायबिलिटी देता है, ये आपको सीक्वेंसिंग देता है, ये आपको फ्लो कंट्रोल देता है, ये आपको नंबर 4 मल्टीप्लेक्सिंग करके देता है, ये आपको डीमल्टीप्लेक्सिंग करके देता है. तो दीज आर द टास्क विच आर परफॉर्म बाय द टीसीपी. इसके अलावा ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द टीसीपी. वाइल जब हमने यूडीपी को देखा तो इट इज नॉट रिलायबल, इट ओनली डू मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग. और इसके अलावा अगर आप यहां भी डालते हैं कि एक पुअर एरर डिटेक्शन का मैकेनिज्म है विद द हेल्प ऑफ चेकसम, वो यहां पर भी मौजूद है. बाकी जो है कोई फीचर यहां पे नहीं है. तो फिर आप कहेंगे जब इसमें कोई फीचर नहीं है तो व्हाई द पीपल द वर्ल्ड इज यूजिंग इट. हमने कहा क्योंकि ये कहता है कि जी मैं स्मार्ट हूं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बिट सिर्फ 8 भेजता हूं, जिसकी वजह से मैं फास्ट हूं. मेरी फास्ट होने की वजह से मेरी लेटेंसी लो है. लेटेंसी का मतलब होता है डिले. मेरा डिले कम है. तो अगर कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है जो फास्टेस्ट मांगती है, मिसाल के तौर पे रियल टाइम जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं यूज कर रहा हूँ जूम, या मैं कोई भी यूज कर रहा हूँ वॉइस ओवर आईपी एप्लीकेशन, या मैं कोई भी इस्तेमाल कर रहा हूँ वीडियो एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली माय चॉइस विल बी कि जी आई एम नॉट लीस्ट इंटरेस्टेड इन द रिलायबिलिटी, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ए कम्युनिकेशन वेयर द डिले इज लेस, so that there is no a lot of jitter and delay in communication. So I will be preferring my UDP. लेकिन जिनमें मुझे रिलायबिलिटी चाहिए हो तो डेफिनेटली आई विल बी गोइंग फॉर दी TCP. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी, इफ आई यूजिंग द FTP, आई एम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग ए फाइल विच ऑफ गीगाबाइट्स. तो गीगाबाइट्स की फाइल को अपलोड डाउनलोड करने के लिए जरूरी है कि एक एक बाइट एक एक बिट प्रॉपर जाए. तो यू विल बी गोइंग फॉर दिस. इसी तरह इफ यू गो फॉर HTTP or you go for HTTPS or you go for the SMTP, all of these require reliability. So they will be the user, the developer will always want to go for the TCP. तो ये बातें हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी. आज हम देखते हैं कि आखिर ये TCP कम्युनिकेशन कैसे होती है, प्रोसेस क्या है. तो हमने कहा कि जनाब कैसे होता है, वेरी सिंपल. आई डोंट नो कि आज हमारे स्टूडेंट्स क्यों हफ्ता सफाई मना हफ्ता छुट्टी मना रहे हैं, क्योंकि ओनली वी हैव रूला एंड शायान आदिल खट. तो शायान एग्जाम खत्म हो गए या अभी कंटिन्यूड है? एनीहाउ वी कंटिन्यू. तो हमने कहा कि क्या है, हमने कहा है कि जनाब हर एक, चाहे TCP है चाहे UDP है, इट हैज 65,535 पोर्ट्स. और हमने ये भी पढ़ा है कि खत्म हो गए. दैट्स गुड. तो नाउ गिव योर टाइम टू योर स्किल, ताकि यू मे बी एबल टू लर्न अ लॉट. एनीहाउ, तो हमने कहा कि जनाब फिर हमने कहा कि ये पोर्ट्स 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई हैं. 3 हिस्सों में जो 65,000 है, इनमें से 0 से लेके 1023 तक जो पोर्ट्स हैं, वी कॉल देम द वेल नोन पोर्ट्स. फिर हमने कहा है कि 1024 से लेके 49,151 तक जो है ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं. और हमने कहा कि जो इससे ऊपर हैं, यानी कि 49,152 से लेके
65,535 तक दे आर टेम्पररी पोर्ट, दे आर डायनामिक पोर्ट्स, दे आर इफेमेरल पोर्ट्स, शॉर्ट लिव्ड पोर्ट्स। तो यहां पे एग्जांपल ये ले रहा है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लाइंट, ये और ये सर्वर दो एप्लीकेशन रन कर रहा है, दो एप्लीकेशन सर्वर रन कर रहा है, एक इट इज ए वेब सर्वर एंड अदर इज इट इज ए ईमेल सर्वर। दो एप्लीकेशन इस सर्वर पे चल रही हैं। अब अगर ये ईमेल वेब चला रहा है तो इसका मतलब है कि और HTTP चला रहा है, तो ये सुन रहा होगा पोर्ट नंबर विच इज ए वेल नोन पोर्ट, विच इज ए वेल नोन पोर्ट। और अगर ये ईमेल इस्तेमाल कर रहा है तो दैट इज यूजिंग पोर्ट नंबर 25। तो इसका मतलब ये 25 पे भी सुन रहा है और 80 पे भी सुन रहा है। तो जब ये क्लाइंट 1 जो है यहां से कोई भी एफीमेरल पोर्ट सोर्स में लेगा, सोर्स में कोई भी एफीमेरल पोर्ट लेगा, यानी टेम्पररी पोर्ट, डायनामिक पोर्ट लेगा विच इज ग्रेटर देन 49,152, और इसके पोर्ट नंबर, मिसाल के तौर पे ये क्लाइंट जो है ये ईमेल का क्लाइंट है या वेब का क्लाइंट है और ये ईमेल का क्लाइंट है, यानी ये ईमेल की सर्विसेज की रिक्वेस्ट कर रहा है और ये वेब की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो नाउ दिस विल सेंड ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर ऑन पोर्ट नंबर, अगर ये वेब है तो इट विल बी सेंडिंग ए रिक्वेस्ट ऑन पोर्ट नंबर 80, और अपनी तरफ से कोई भी पोर्ट उठा लेगा, लेट इट बी 49,152। ये देख लें, तो 49,152। अब जब ये जवाब देगा तो जवाब क्या होगा, द पोर्ट विल चेंज। अब ये जवाब देगा, पोर्ट नंबर सोर्स हो जाएगा पोर्ट नंबर 80, यहां पे सोर्स पोर्ट जो था 49,152 और जो डेस्टिनेशन था उसकी पोर्ट नंबर थी 80। जवाब ये देगा तो सोर्स पोर्ट हो जाएगा पोर्ट नंबर 80 और डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगी 49,152। बात समझ आ रही है ना? तो और ये किसकी पोर्ट, टीसीपी के, HTTP और SMTP यानी कि ईमेल और आपका वेब, बोथ वर्क्स ऑन TCP, बोथ यूजेस TCP। तो यहां पे इसने एक TCP रिक्वेस्ट भेजी, उसने TCP रिस्पॉन्स कर दिया। लेकिन इस रिक्वेस्ट करने से पहले अभी आपको बताऊंगा कि एक 3-वे हैंडशेक पहले लाजमी तौर पे इन दोनों को एक दूसरे से ये, क्योंकि इसलिए तो हमने कहा कि TCP जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है। अभी मैंने कुछ देर पहले प्रीवियस स्लाइड पे लिखा कि मेरा TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसका मतलब है कि डेट अपनी HTTP की रिक्वेस्ट भेजने से पहले ये जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बनाएं। लेकिन कनेक्शन बनाने का ये हरगिज मतलब नहीं है, ये लास्ट टाइम भी मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दरमियान में जितने भी नोड हैं वहां पे कोई रिसोर्सेज फिक्स हो जाए, डेडिकेट हो जाए, नहीं। सिर्फ बस कनेक्शन ओरिएंटेशन में ये होता है कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को देख लेते हैं, अपने पैरामीटर्स के ऊपर फिक्स कर लेते हैं, यानी उन पर डिसाइड कर लेते हैं, और दोनों को पता होता है कि जी वी आर विलिंग टू टॉक टू ईच अदर, बस। अब हो सकता है कि सोर्स जो है वो पिशावर में हो और डेस्टिनेशन जो है वो जूम है, US में हो, तो दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसके दरमियान में लाजमी तौर पे नंबर ऑफ नोड्स होंगी जो कि क्लाइंट और सर्वर को मिलाएंगी, उनका इसमें कोई रोल नहीं। वहां पे कोई बैंडविड्थ, कोई स्पीड, कोई इंटरफेस, कोई ऐसी चीज फिक्स नहीं की जाती। तो दरमियान में रास्ता कहीं से भी जा सकता है, लेकिन कम से कम इसको पता है, सर्वर को, इस सर्वर को पता है कि मुझे ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है। इस सर्वर को ये पता है, इस सर्वर को ये पता है कि मुझे ये क्लाइंट भी कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, मुझे उसको रिस्पॉन्स करना है, बस। क्लियर हो गया मेरी बात? क्लियर जलाल? जी, पोर्ट मैंने अभी कहा कि इस कनेक्शन, ये अपनी रिक्वेस्ट भेजने से पहले ये कनेक्शन ओरिएंटेशन करेगा, और इसमें ये क्या करेगा, ये करेगा, अभी देख लेते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देख लें, अगर हम ये ज्यूम कर लें कि ये साइड हमारी क्लाइंट है और ये साइड हमारा सर्वर है, कुछ भी उल्टा भी हो सकता है, कोई लाजमी नहीं है। अब जेंटलमैन होगा ये कि जब ये क्लाइंट ने
इस सर्वर से बात करनी है, तो अभी हमने कहा कि सर्वर जो होते हैं वो वेल नोन पोर्ट पे है, तो इसको पता है, मिसाल के तौर पे ये वेल नोन वेब सर्वर है, तो ये इसको पोर्ट नंबर सोर्स में अपना कोई भी इफेमेरल पोर्ट, टेम्पररी पोर्ट लगा देगा, और डेस्टिनेशन में इसका पोर्ट नंबर 80 लगा देगा या 443 लगा देगा। और क्या भेजेगा? अगर आपको याद हो, जब हम टीसीपी पढ़ रहे थे तो हमने 6 फ्लैग्स पढ़े थे, उनमें से एक फ्लैग था सिंक। तो ये क्या करेगा? एक सिंक फ्लैग वन करके, यानी फिक्स करके, सेट करके सर्वर को भेज देगा, जिससे सर्वर को पता चलेगा मुझसे कोई बात करना चाह रहा है, जिसका पोर्ट, टेम्पररी पोर्ट मिसाल के तौर पे 49,170 है, चले 50,000 है, कुछ भी है, बात समझ आ गई? तो अब ये रिक्वेस्ट इसके बाद जब पहुंची, और कौन सा फ्लैग सेट है? सिंक फ्लैग। इसका मतलब है कि इसको पता चल रहा है कि मुझसे कोई बात करना चाह रहा है। अब ये क्या करेगा? लाजमी तौर पे इसको ये पता चल गया है, इसका आईपी भी पता चल गया है, और इसको, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं पोर्ट की बात पे ज्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूं, आल्दो कि इसका अपना आईपी, सोर्स आईपी, इसको अपना आईपी पता है। और हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे सर्वर का आईपी जो है डीएनएस इसने ले लिया, तो इसका मतलब है इसको डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है। तो 4 चीजें चाहिए, चारों इसको पता है। अब जब ये रिक्वेस्ट यहां पहुंचेगी, तो ये क्या करेगा? सोर्स आईपी को डेस्टिनेशन आईपी बना लेगा, जो डेस्टिनेशन आईपी थी उसको सोर्स आईपी बना देगा। आदमी तो उलट गए, पहले इधर से इधर चीज जा रही थी, अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो जो पहले सोर्स था वो डेस्टिनेशन बन जाएगा, जो डेस्टिनेशन था वो सोर्स बन जाएगा। इसी तरह जो ये टेम्पररी पोर्ट थी सोर्स की, उसको ये डेस्टिनेशन पोर्ट बना लेगा, और अपनी पोर्ट को सोर्स पोर्ट बना लेगा। और क्या करेगा? जो इसने सिंक भेजा है, ये उस सिंक को एक और फ्लैग से, जिसको हमने पढ़ा था एक्नॉलेजमेंट, ये इसको एक्नॉलेज कर देगा कि हाँ जी, इस एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि जो आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी कनेक्शन की, मैं भी उस कनेक्शन में इंटरेस्टेड, विलिंग, अवेलेबल। क्या तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर ये क्लियर हो गई, तो इसका मतलब तो ये कि इस ए ने कहा है बी को कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बी ने तो नहीं कहा। इसका मतलब कि अब अगर देखा जाए इस हालत में कि इसने भेजा सिंक, और सिंक का जवाब एक आ गया, इसका मतलब फिर तो सिर्फ ए भेजेगा और बी रिसीव करेगा, ए भेजेगा और बी रिसीव करेगा। तो इसलिए ये क्या करता है बी, कि बी इस एक्नॉलेजमेंट के साथ अपना भी एक सिंक लगा के भेज देता है, अपना भी एक सिंक लगा के भेज देता है। इसका मतलब है कि वो कहता है अगर आपने मुझसे बात करनी है तो फिर मुझे भी आपसे बात करनी पड़ेगी। तो इस सिंक का मतलब, जो रेड सिंक है, इसका मतलब ये है कि वो भी आपसे बात कर, बी भी आपसे बात करना चाहता है। अब लाजमी तौर पे जब ये सिंक, रेड सिंक इसके पास पहुंचेगा, तो ये उसका फिर एक्नॉलेजमेंट करेगा इस रेड सिंक का। इसका मतलब है कि बी कहेगा हाँ, मुझे भी आपकी ऑफर मिल गई और मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। तो अगर आप अभी देखें तो कितने मैसेजेस गए? एक ये, एक ये, और एक ये। इसका मतलब 3 मैसेजेस जाने के बाद ये कंफर्म हो गया कि ए और बी एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। इस अमल को कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेशन। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट करते हैं जी। हमने कहा कि जब भी आपने टीसीपी के जरिए कम्युनिकेट करना है, जब भी आपने टीसीपी के जरिए कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन करने से पहले आप एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। क्या स्टैब्लिश करेंगे? कनेक्शन। जिसे देखा, आसान सी बात करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे माशरे में यह है कि जब भी हम किसी के ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं, या रास्ते में हमें कोई मिल जाता है, तो सबसे पहले हम उसे क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। इस अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है? ठीक है, इस्लामिक एक अलग वो है, पर्सपेक्टिव है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सलामती वगैरह वो एक अलग इशू है। लेकिन इसका मकसद हमारा बेसिकली ये होता है कि हम उस बंदे की अटेंशन लेना चाहते हैं
कि क्या वो मुझसे बात करना चाहता है। अगर वो आपका अस्सलाम वालेकुम सुन के और दूसरी तरफ चलना शुरू कर दे, आप समझ जाते हैं ये मुझसे बात करना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप उसको वालेकुम अस्सलाम कहें, इसका मतलब है कि उसने आपकी बात सुन भी ली और वो आपसे बात करना चाहता भी। तो दिस वालेकुम अस्सलाम इज लाइक एन एक्नॉलेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम इज लाइक ए सिंक। ठीक हो गया ना जी। तो यहां भी मैंने ये समझाया कि अगर मिसाल के तौर पे ए जो है वो बी से बात करना चाहता है, ए जो है वो बी से बात करना चाहता है, तो क्या होगा, ए सबसे पहले अपना, अगर आपको याद हो मैंने 6 फ्लैग्स आपको पढ़ाए थे, उनमें से एक फ्लैग है जिसको कहा जाता है सिंक। जी, सिंक। तो ये सिंक का फ्लैग सेट करके, सेट का मतलब 1 करके भेज देगा बी को, और उसमें ये लाजमी तौर पे अपनी पोर्ट भी इस्तेमाल करेगा, और अगर डेस्टिनेशन जो है वेल नोन है या रजिस्टर्ड है तो उसकी पोर्ट इसको पहले से पता है। तो इसका मतलब इसको अपनी पोर्ट भी पता है और डेस्टिनेशन की पोर्ट भी पता है। इसको आईपी अपना पता है और डेस्टिनेशन का, या इसको आईपी पता है या डीएनएस से ले लेगा, इसका मतलब इसको डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है। तो इन चारों चीजों को इस्तेमाल करके ये एक सिंक का पैकेट या सेगमेंट डिस्प्ले बी को भेज देगा। इस सिंक को रिसीव करते हुए बी समझ जाएगा कि मुझसे ये वाला आईपी बात करना चाहता है। तो अब वो क्या करेगा, इसके सिंक को इसके सिंक को एक्नॉलेज कर देगा। इस सिंक को देखो, मैंने यहां येलो में लिखा है, यहां भी येलो में लिखा, ताकि आपको समझ आए कि सिंक का ये एक है, एक्नॉलेजमेंट है, वालेकुम अस्सलाम है। तो ये वालेकुम अस्सलाम जब आया तो इसका मतलब ये हुआ, ए को पता चल गया कि बी मौजूद है और मुझसे बात करना चाहता है। इसका मतलब कि 1 वे कम्युनिकेशन तो हो गई। लेकिन अब बी कहता है कि भाई जब ये मुझसे बात करना चाहे तो फिर मुझे भी बात करनी पड़ेगी। तो वो नॉर्मली क्या कहता है, जैसे मिसाल के तौर पे जब आप उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो कहता है वालेकुम अस्सलाम, और साथ ही वो कहता है भाई आप कैसे हैं। तो उसने भी कहा आप कैसे हैं, यानी अपना सिंह भेज दिया। ठीक है जलाल। जब उसने अपना सिंह भेजा तो इसका मतलब है कि बी ए को एहसास हुआ कि भाई वो भी मुझसे बात करना चाहता है। जब आपने उसका जवाब दे दिया एक्नॉलेजमेंट से, जब उसने, इसका मतलब उसने आपसे पूछा कि भाई आपका हाल कैसा है, आपने कहा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किस्म का मतलब एक्नॉलेजमेंट हो गई। तो एक्नॉलेजमेंट हो गई इसका मतलब कि आपने ये 3 प्रोसेस करके, 3 सेगमेंट भेज के, जिसको हम कहते हैं 3 वे हैंडशेक करके, आप ए और बी इस काबिल हैं कि एक दूसरे से जितनी देर भी बात करना चाहें, जितना भी डेटा भेजना चाहें, देखें। सर अगर एक वक्त में हमारे साथ तो फोर्स 65,000 है, वो भी कुछ जो है रजिस्टर है, कुछ ऑलरेडी वेल नोन है, तो अगर एक साथ 70,000 क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेज दे, तो जाहिर बात है कि एक फोर्स पर एक से ज्यादा कंप्यूटर होंगे। नहीं हो सकते। अगर आपने पहली क्वेश्चन ये किया कि क्या एक पोर्ट पे, चले मैं आसान कर देता हूं सवाल को, क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या एक पोर्ट पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। आफ्ताब, असद, बिलाल, मोहम्मद हफीज, नौशीन एंड रूल्ला, और आमिना अली और शायान अली आदिल। सवाल ये पूछा गया कि अगर एक पोर्ट पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती हैं, तो मेरा जवाब है अगर ये मुमकिन कर दिया जाए तो फिर इसका मतलब कि एक रिक्वेस्ट आई यूट्यूब की तरफ से, एक आई व्हाट्सएप की तरफ से, तो दोनों का डेटा आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब फिर तो कम्युनिकेशन ना हुई, फिर तो व्हाट्सएप का डेटा जो है वो फेसबुक पे जा रहा होगा, फेसबुक का जो है वो व्हाट्सएप पे जा रहा होगा, व्हाट्सएप का ट्विटर पे जा रहा होगा। नो, सिंगल पोर्ट इज यूज बाय अ सिंगल एप्लीकेशन, और सिंगल, इवन मैं एप्लीकेशन भी नहीं कहूंगा, एक एप्लीकेशन मल्टीपल प्रोसेसेस भी बना सकती है। एक एप्लीकेशन मल्टीपल प्रोसेसेस भी बना सकती है। कैसे, भैया आप यूट्यूब के ऊपर 3-3 4-4 वो नहीं खोल लेते बाजू का। तो इसका मतलब है कि एक ही एप्लीकेशन के साथ 4 प्रोसेसेस आपके काम कर रहे हैं, तो एवरी विल हैव एवरी दिस टैब विल हैव ए सेपरेट पोर्ट नंबर, यूज सेपरेट पोर्ट नंबर। ठीक हो गया, पहली बात आपकी क्लियर हो कर दी। दूसरा आपने कहा कि मैं मिसाल तो पे ये मेरा डिवाइस है, 65,000 टीसीपी की और 65,000 यूडीपी की पोर्ट्स हैं।
मैं अगर अभी आपको नेट ऐड करके दिखाऊं, यू विल नेवर फाइंड दे आर मोर देन 1000 और इवन मोर देन दैट। अगर मैं यहां पे कर दूं, ये देखें जी, नेट स्टैट, एंड यू विल फाइंड आफ्टर ए सम सेकेंड्स, ये देखिए कितनी पोर्ट इस्तेमाल हो गई। दे आर नॉट मोर देन 1000। तो 65,000 टीसीपी की और 65,000 यूडीपी की, यानी 1 लाख, एक डिवाइस 1,30,000 से ज्यादा कनेक्शन एक वक्त में सर्व करेगा। then definitely then you need to do the load sharing, load balancing, then multiple machines। अगर आपके क्लाइंट बहुत ज्यादा है, मिसाल के यू आर इन ए क्लाउड इन्वायरमेंट, तो then instead of a single you will be using multiple, and these requests will be sent to multiple devices। 65,000 से ज्यादा ये एक भी 65,535 से 36 भी नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? यस सर। ओके जी। Sir, since you sent he dedi the SIM packets are ports number the destination of the source tarwana तब हम दी SIM packet क्या को सर? ओके, देखिए अगर आपको, अगर मैं वापस चला जाऊं, यहां पे आप कह रहे हैं ये होगा कहां पे? ओके, ये है आपका हेडर। तो अब पोर्ट नंबर हम यहां पे लिखेंगे, मिसाल के तौर पे सोर्स पोर्ट था 49,170, डेस्टिनेशन पोर्ट था मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर 80। आपने अपना जो ये है, ये कंट्रोल बिट है, ये आपने सिंक फ्लैग जो है वो 1 कर दिया। अब लाजमी तौर पे आपका इसको कोई सीक्वेंस नंबर भी दोगे, इसको लाजमी तौर पे इसका कोई हेडर लेंथ भी है, मिसाल के तौर पे 5 वर्ड्स रिजर्व इस्तेमाल नहीं हो रहे कोई। आप लाजमी तौर पे जब कम्युनिकेशन सिंक यानी कि कनेक्शन बनाना शुरू करोगे, तो यू विल ट्राई कि कोई फ्लो कंट्रोल भी हो, एक बम्बार्ड ना किया जाए। तो ये सारी चीजें आपने इस में ऐड करोगे, और देन यू विल बी सेंडिंग दिस सेगमेंट टुवर्ड योर डेस्टिनेशन। Yes sir. जब वो जवाब देगा तो वो मैंने जैसे कहा ये उल्टा हो जाएगा, सोर्स डेस्टिनेशन बन जाएगा, डेस्टिनेशन सोर्स बन जाएगा। सिंक फ्लैग को वो क्या कर देगा? सिंक फ्लैग को वो एक्ट से रिप्लेस कर देगा, तो वो एक्ट जो है वापस आ जाएगी। लेकिन नॉर्मली वो क्या करेगा कि एक्ट, जैसे मैंने कहा कि एक्ट अपनी भेजते वक्त साथ ही सिंक को भी ऐड कर देगा। इसलिए 4 मैसेजेस नहीं हुए, 3 हुए। अभी बताया कि दूसरे नंबर मैसेज में दोनों चीजें इकट्ठी आ रही हैं, दोनों चीजें इकट्ठी आ रही हैं। देख लो, ये देख लें, यहां सिंक भी आ रहा है, सॉरी टर्मिनेशन पे हम चले गए, ये यहां पे, ये यहां सिंक भी आ रहा है और यहां पे एच भी। इसका मतलब है कि वापस वाले में दोनों फ्लैग, सिंक फ्लैग भी 1 कर दो, और सिंक फ्लैग भी 1 कर दो, और साथ एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी 1 कर दो। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये कनेक्शन हमारा बन गया, बन गया ना? इसके बाद चाहे तो ये भेजे, रेड 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और चाहे तो, यानी दिस रेड 1 इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। और अगर मैं ब्लू से बताऊं तो इट विल बी फ्रॉम बी टू ए। तो दोनों तरफ से जिसका दिल चाहे वो भेज सकता है। और जब आप भेजोगे तो दूसरी तरफ उसको क्या करेगी, यानी ए से बी आया है तो बी का फर्ज है कि उसको क्या करे, एक्नॉलेज करे, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन क्या है, रिलायबल। तो रिलायबिलिटी कहां से आती है? एक्नॉलेजमेंट से आती है। इसी तरह अगर बी ने ए को भेजा तो बी का फर्ज बनता है कि वो जब रिसीव कर ले बाइट्स को तो उसको एक्नॉलेज कर। तो इसका मतलब है कि जब रेड आएगा तो रेड की एक्नॉलेजमेंट आएगी, और जब ब्लू आएगा तो ब्लू की एक्नॉलेजमेंट जाएगी। ये भी हो सकता है कि एक एक सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट ना हो। बताऊंगा, एक्नॉलेजमेंट 3 किस्म की होती है। एक को कहते हैं कमुलेटिव, कमुलेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को नैक भी कहा जाता है, NACK।
तो कमुलेटिव का मतलब ये होता है कि अब हर एक, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, समझाता हूं, तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक लफ्ज बोलूं साथ, और साथ मुझे जवाब दे कि जी मुझे समझ आ गई, यानी एवरी सेगमेंट नीड टू बी एक्नॉलेज्ड। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लूं और फिर मुझे साथ कहे कि मुझे समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर मल्टीपल सेगमेंट्स की एक एक्नॉलेजमेंट आई, मिसाल तो मैंने 50 सेगमेंट भेजे और आपने मुझे 51 भेज का वो भेज दिया कि मुझे 50 मिल गए, तो नाउ दिस एक्नॉलेजमेंट विल बी कॉल्ड एज कमुलेटिव। दिस विल बी कॉल्ड एज कमुलेटिव। अगर आपने एक एक की भेजनी है तो देन इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव, देन इट विल बी कॉल्ड एज दी पॉजिटिव। और अगर जो मुझे नहीं मिला, मिसाल के तौर पे मैंने 50 पैकेट भेजिए, 50 सेगमेंट भेज दिए, आपको 45 तक मिल गए, यानी 1 से लेके 45 तक मिल गए, और फिर आपको 47 से लेके 50 तक मिल गए। इसका मतलब कि दरमियान में कौन सा मिसिंग है? 46। तो आप इस 46 की नेक भेज दें, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दें, ताकि सोर्स को पता चल सके कि जो मैंने 50 भेजे उनमें से सिर्फ 46 सेगमेंट जो है वो नहीं मिला, तो वो 46 दोबारा भेज देगा, तो यूं आपका 1 to 50 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मोस्टली कौन सा आप कहेंगे, आपका सवाल मोस्टली कौन सा यूज होता है? कम्युनिटी। कि अब क्या होगा कि मैं 1 से 45 मिले, 46 नहीं मिला, तो मैं उसको 46 की, मैं 45 की एक्नॉलेजमेंट भेज दूंगा। हो सकता है कि उसमें मुझे 47 और 48 और 49 50 भी मिल गया हो, मैं उनकी केयर नहीं करूंगा, मैं उसको 46 नंबर भेज दूंगा, जिसका मतलब है कि 45 तक मुझे मिल गए। अब वो दोबारा 46 तो दोबारा शुरू हो जाए, 46 47 48 49 50। 46 में अपनी जगह पे डाल लूंगा, 47 48 49 50 में जब देखूंगा कि ये वही है जो मेरे पास हैं, तो मैं उनको ड्रॉप कर दूंगा खामोशी से, और मेरे पास 1 to 50 सारे रिसीव हो जाएंगे। क्यों ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो यहां पे हमारे स्टूडेंट आदिल, इसने शयान ने पूछा कि क्या आप इस वक्त ये मेथड बता रहे हैं, ये एल्गोरिथम पढ़ा रहे हैं स्टॉप एंड वेट? स्टॉप एंड वेट ये होता है कि जब आप एक एक इसका मतलब ये होता है स्टॉप एंड वेट का, कि जब आप एक भेजें, एक फ्रेम भेजें, सॉरी फ्रेम नहीं, सेगमेंट भेजें, एक सेगमेंट भेजें और फिर इंतजार में बैठ जाएं कि जब तक तुम एक्नॉलेजमेंट नहीं दोगे मैं अगला आपको नहीं दूंगा। तो इस अमल को, इसका मतलब है कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं देता मैं यहां पे स्टॉप हो जाता हूं। तो इस मेथड को कहते हैं स्टॉप एंड वेट, लेकिन जो एक्नॉलेजमेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज एन पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि हर एक सेगमेंट की आपको एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है। ठीक है शायद? ओके, सो वी कंटिन्यू, रूला, नौशीन एंड एवरीवन। आफ्ताब पूछ रहा है कि जनाब यहाँ पे CTL मीन कंट्रोल इन डेटाग्राम। ओके, पहले तो ये डेटाग्राम नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम TCP पढ़ रहे हैं, और TCP में डेटाग्राम नहीं सेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इनको नजर आ रहा है ये CTL, तो मैं इसी पे अब आना चाह रहा था कि आप क्या कर रहे हो। CTL मीन कंट्रोल, CTL का मतलब है, और अभी भी मैंने बताया कि इसको आप फ्लैग भी कह सकते हो और आप इसको CTL यानी कि कंट्रोल भी कह सकते हो। तो आप देखें इसने क्या किया, जब इसने पहला पैकेट भेजा जो कि सिंक है, आई मीन डेटाग्राम, डायग्राम, अच्छा मैं क्या डेटाग्राम लिखा है, ठीक है, आई मीन कंट्रोल इन डेटाग्राम, तो क्लियर कर रहा हूं जी CTL क्या है। तो मैंने अभी बताया कि आप क्या करोगे, वापस जाते हैं हम, वापस जाते हैं हम उस डायग्राम के ऊपर जो कि हमने काफी पढ़ा, ये दोबारा देख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि आपने यहां पे एक सीक्वेंस नंबर दे दिया,
कुछ तो होगा ना, मे बी सीक्वेंस नंबर 100, मे बी सीक्वेंस नंबर 100। तो लाइन तो वो एक्नॉलेज करेगा तो 101 से करेगा। अच्छा, ये जो बिट है देखिए ना, कंट्रोल बिट, इसको आप कह सकते हो, इन फ्लैग्स को आप CTL भी कह सकते हो। CTL स्टैंड फॉर कंट्रोल। तो मैंने बताया था कि कंट्रोल में कितने बिट है, 6 बिट्स। तो 6 फ्लैग्स, ये 6 कंट्रोल बिट्स, 6 कंट्रोल बिट्स आपको अवेलेबल हो गई। अब उसमें कौन कौन सी कंट्रोल बिट्स हैं, आपने देखा था कि सिंक भी है, फिन भी है, एक्नॉलेजमेंट भी है, रीसेट भी है, अर्जेंट भी, सॉरी, अर्जेंट भी है, और एक और है, पुश। पुश। तो ये 6 फ्लैग्स हैं। तो जब आपने कंट्रोल का लगाई को 1 करते हो तो आप कहते हैं मेरा CTL सिंक 1 है। और जब आप कहते हो मैंने फिन को 1 किया तो इसका मतलब आपका CTL में फिन फ्लैग 1 है। अगर आप एक्नॉलेजमेंट को 1 करते हैं तो आप कहेंगे मेरा कंट्रोल CTL में एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग जो है 1 है। अब ठीक हो गया आफ्ताब? ओके, नाइस। आगे बढ़ते हैं जी। तो जैसे मैंने आपको ये चीज क्लियर करने की कोशिश की, जैसे कि मैंने आपको ये चीज को क्लियर करने की कोशिश की कि हम कोई भी सिंक, अपना सिंक का फ्लैग 1 कर देंगे, कोई भी सीक्वेंस नंबर ले लेंगे रैंडम, और साथ ही हमने उसमें कौन सा फ्लैग 1 कर दिया, सिंक फ्लैग। तो हमने ये भेज दिया। अब जब ये हमें एक्नॉलेज करेगा तो कैसे में पता चलेगा कि ये 100 की एक्नॉलेजमेंट है? तो ये क्या करेगा, ये अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर कर देगा 101। क्या कर देगा, जो कि बताएगी इसको कि ये तुम्हारी 100 की एक्नॉलेजमेंट है। ये 101 बताएगा कि ये 100 वाले की एक्नॉलेजमेंट है। उससे एक ज्यादा है ना, इसका मतलब 100 वाले की एक्नॉलेजमेंट है। फिर क्या है, जब इसने अपना सिंक भेजना होता है तो ये अगेन मैंने कहा ना अपना सिंक भेजेगा। तो अगर रेड वाले को मैं कहूं तो ये कोई भी रैंडमली सीक्वेंस नंबर ले लेगा, जैसे यहां पे 300 लिया गया, और ये दोनों फ्लैग, सिंक फ्लैग, ये सिंक फ्लैग को 1 कर देगा, और इस येलो में येलो वाले को भी 1 कर देगा और भेज देगा। तो इसने 2 फ्लैग्स को 1 कर दिया। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इस सिंक का जवाब ही तो देना ना, सिंक का मैसेज क्या है, सीक्वेंस नंबर क्या है, 300। तो 300 का अगला वर्ड क्या होता है, 301। तो इसने देखें 301 से, इसने 301 से एक्नॉलेज कर दिया, जिससे उसको पता चल गया कि मेरा 300 वाला फ्रेम, सॉरी सेगमेंट पहुंच गया है, और उसको ये बंदा ए साइड एक्नॉलेज कर रहा है। अब इसके बाद आप भेजते जाएं दोनों तरफ से, चाहे आप 1 घंटा भेजें, 1 दिन भेजें, 1 मिनट भेजें, जितना आपका दिल चाहता है, बोथ साइड्स कैन सेंड एंड रिसीव। ठीक हो गया? लेकिन एक वक्त तो आएगा ना कि किसी एक के पास फर्दर भेजने के लिए कुछ नहीं होगा। जब आप मिसाल के तौर पे आपने एक फाइल भेजनी थी, लेट करें कि वो 10 मेगाबाइट्स की है, कभी तो 10 मेगाबाइट खत्म होंगे ना, खत्म होंगे तो फिर क्या होगा, फिर लाजमी तौर पे इस कनेक्शन को जो बनाया गया है इसको खत्म करना होगा। इसको कहते हैं कनेक्शन टर्मिनेशन। इसे क्या कहते हैं, कनेक्शन टर्मिनेशन। तो वो कैसे होता है, वो होता है जनाब इस तरह। जी, इस तरह। कि हम मिसाल ले लेते हैं कि ए के पास नो मोर डेटा अवेलेबल, ए के पास हो सकता है, ए के पास हो सकता है, बी के पास, डजेंट मैटर, किसी एक के पास फर्दर अब भेजने के लिए कुछ भी नहीं। तो क्या करेगा, ये अपना दोबारा एक फिन फ्लैग बना के भेज देगा सीटीएल में, सीटीएल में फिन फ्लैग को 1 कर देगा। और जैसे मैंने प्रीवियस उसमें बताया
कि सीक्वेंस नंबर ये आगे बढ़ते जाएंगे तो सीक्वेंस नंबर बढ़ता जाएगा, और सीक्वेंस नंबर 32 बिट तक जा सकता है, इसका मतलब 4.3 बिलियन तक जा सकता है। किस तक जा सकता है? 4.3 बिलियन तक जा सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये 4.3 बिलियन तक यहाँ पे पहुंचेगा, फिर ये लाजमी तौर पे रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा से इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अभी ये लेट कर लेते हैं कि 4 बिलियन तक पहुंचा है, अभी 4.3 तक नहीं पहुंचा, तो ये फिन में, ताकि पता चल सके कि ये फिन सीक्वेंस नंबर आप लगा देंगे 4 बिलियन प्लस 1, उससे एक ज्यादा, और साथ कर देंगे फिन फ्लैग को 1, जो बताएगा बी को कि भाई जो कम्युनिकेशन में मुझे 4 बिलियन फ्रेम्स मिले, 4 बिलियन सेगमेंट्स मिले, अब उसमें में ए के पास और भेजने के लिए कुछ भी नहीं। इससे ए बी समझ जाएगा कि मुझे और कुछ नहीं मिलेगा ए से, तो वो क्या कर देगा, वो इसको एक्नॉलेज कर देगा। इसको क्या कर देगा? एक्नॉलेज कर देगा। यानी 4 मिलियन प्लस 1 को 4 मिलियन प्लस 2 करके एक्नॉलेज कर दे, एक्नॉलेज फ्लैग को 1 कर देगा। इससे ए को पता चल जाएगा कि मेरी जो रिक्वेस्ट थी कि मैं और मेरे पास कुछ भेजने के लिए नहीं है, वो एक्सेप्ट हो गई। अब ए को ये भी पता चल गया कि मुझे और कुछ भी भेजना नहीं है, क्योंकि वहां पे वो पोर्ट बंद कर दी गई है, अब और आपका डेटा रिसीव नहीं करेगा। लेकिन बी ने तो नहीं कहा कि मेरे पास और नहीं है, बी ने तो नहीं कहा। इसका मतलब बी इसके बाद भी चाहे तो डेटा भेज सकता है, और ए को रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि तो दोनों का मुश्तमिल, दोनों का एक कंबाइंड डिसीजन था कि हम एक दूसरे को डेटा भेजेंगे। तो ए ने तो अपनी बारी पूरी कर ली, अपनी डेटा खत्म कर लिए, ए ने, बी ने अभी तक नहीं किया। लेकिन जब बी का डेटा भी खत्म हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं अब हमारा कनेक्शन क्या हो गया, इसके बाद हाफ ओपन। इस अमल के बाद हमारा कनेक्शन क्या हो गया, मतलब अब इधर से डेटा नहीं जा सकता, वापसी में डेटा आ सकता है, हाफ ओपन हो गया है। लेकिन जब इसके पास भी कभी तो होगा, बी के पास भी डेटा खत्म हो जाएगा, तो फिर बी भी अपना फिन फ्लैग 1 करके भेज देगा, फिन फ्लैग 1 करके भेज देगा। जब ये फिन इसको रिसीव होगा ए को, तो लाजमी तौर पे इसको एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा। जब एक्नॉलेजमेंट करेगा तो पता चल जाएगा कि बी भी फर्दर डेटा इस फिन के बाद नहीं भेज सकता। इसका मतलब कि दोनों तरफ से कनेक्शन क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया। क्लियर होगी मेरी बात? तो यही चीज यहां पे बताई जा रही है कि 3 वे हैंडशेक किस लिए होता है, कनेक्शन बनाने के लिए। ये देख लें, 3 वे हैंडशेक किस लिए होता है, कनेक्शन, इट एस्टैब्लिश दैट द डेस्टिनेशन डिवाइस इज प्रेजेंट। इससे पता ये चलता है कि डेस्टिनेशन मौजूद है और विलिंग है। नंबर 2, इट वेरीफाइज दैट द डेस्टिनेशन डिवाइस हैज एन एक्टिव सर्विस एंड डेस्टिनेशन, यानी जो आपने उससे जो चीज मांगी वो एक्टिव सर्विस डेस्टिनेशन के पास है, और वो इसके लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। फिर इट इन्फॉर्म्स द डेस्टिनेशन डिवाइस दैट द सोर्स क्लाइंट टेंड टू एस्टैब्लिश ए कम्युनिकेशन सेशन विद द ऑन दैट पोर्ट नंबर। जो पोर्ट नंबर आपने सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट भेजा, उस डेस्टिनेशन पोर्ट पे आप कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके। देन इज दी, यही बात फ्लैग्स जो अभी मैंने बताए थे वो यहां पे देखिए, जिसको आफ्ताब ने कहा सीटीएल, ये वो सीटीएल है वो, और ये है वो चे, जिसमें इस हैंड कौन कौन से अभी वो इस्तेमाल हुए। अभी आप कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट यूज हुआ, आप कह सकते हो सिंक इस्तेमाल हुआ, और आप एक इस्तेमाल हुआ। तो कनेक्शन बनाने में ओके, तो हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फ्लैग्स तीनों जिनको मैंने हाईलाइट किया, इसमें ये जो फ्लैग है सिंक और एक,
दे आर यूज इन कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, और ये दो फ्लैग्स फिन और फिर एक्नॉलेजमेंट, दे आर यूज इन टर्मिनेशन। गॉट इट एवरीवन? Yes. ओके। तो जनाब इसको अगर और भी अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक पे जाएं, और यहां पे वीडियो मौजूद है थ्री वे हैंडशेक की। कहां पे मौजूद है? नेट अकेड पे। तो आप नेट अकेड पे जाएं और देखें कि किस तरह थ्री वे हैंडशेक होता है टू मेक ए कनेक्शन, और फिर देखें कि हाउ द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड व्हेन द टीसीपी कन्वर्सेशन इज नो मोर नीडेड। ठीक हो गया? तो अब हम आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि जनाब रिलायबिलिटी कैसे आएगी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि यू वांट टू इंश्योर कि आपने जो जो सेगमेंट या बाइट्स भेजे हैं दे आर ओके, वो वाकई पहुंच गए हैं। मोहम्मद हफीज, साजिद घर गया है, उसके पेपर हैं मदरसे से। ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी तो रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो भाई रिलायबिलिटी कैसे मिलेगी? तो हमने और सबसे पहले रिलायबिलिटी का मतलब दो बातें, एक तो गारंटीड डिलीवरी और एक ऑर्डर्ड डिलीवरी। इन दो बातों को इकट्ठा करके प्लस करके हमने नाम दे दिया रिलायबिलिटी। तो साथ गारंटीड का मतलब ये है कि अगर आप यहां से मिसाल के तौर पे 6 सेगमेंट भेजे हैं, तो 6 के 6 सेगमेंट जो है ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे ये 6 के 6 अगर पहुंच गए तो हम कहेंगे कि हमें क्या चीज मिल गई है, हमें गारंटीड डिलीवरी मिल गई है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले अभी भी बताया कि सोर्स मिसाल के तौर पे पेशावर में है और डेस्टिनेशन जो है मिसाल के तौर पे यूएस में है, तो फिर क्या होगा? हमने कहा कि दरमियान में तो मुख्तलिफ रास्ते हैं। यहां पे कोई नहीं पता कि ये पैकेट इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इस लिंक से जाएंगे, इस लिंक से जाएंगे। हमें पहले से कोई नहीं पता, हमें पहले से कोई नहीं पता। तो पॉसिबल है कि पॉसिबल है कि हो सकता है कि नंबर 1 जो फ्रेम है, ये सेगमेंट है, वो इस रास्ते से यहां चला जाए, लेकिन दूसरा फ्रेम यहां आने के बाद इधर चला गया, इधर के बाद इधर गया और फिर इधर से आया। तो आप देखें नंबर 2 फ्रेम ने, नंबर 2 सेगमेंट ने लॉन्गर रास्ता लिया। यह भी हो सकता है कि यहां पे क्यूइंग हो जाए, तो क्यू में तो खड़ा होना पड़ता है। तो हो सकता है कि 2 वाला जो है वो लेट पहुंचे और 3 वाला पहले से पहुंच जाए। 3 वाला यही रास्ता लेके फिर पहुंच गया, यानी 1 भी पहुंच गया, 3 भी पहुंच गया, लेकिन 2 जो है वो बाद में पहुंचा। तो क्या हालत है? पहले 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, जबकि भेजने वाले ने तो 1 2 3 भेजा था। बल्कि अगर मैं यूं लिखूं तो इट विल बी मोर नाइस कि भेजने वाले ने तो पहले 1 भेजा, फिर 2 भेजा और फिर 3 भेजा, लेकिन रिसीवर ने पहले 1 रिसीव किया, फिर 3 रिसीव किया और बाद में 2। तब ये ऑर्डर डिलीवरी नहीं रही। तो ये काम भी रिलायबिलिटी में शुमार किया जाता है कि डेस्टिनेशन एप्लीकेशन को जब टीसीपी दे तो उसको ऑर्डर करके दे, यानी वापस उसको 1 2 3 करके। और ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि हर एक के ऊपर सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है। कैसे मुमकिन है? हर एक पे सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है, और अगर कोई सीक्वेंस नंबर मिस हो जाता है, ये भी हो सकता था कि यहां पे पहले पहुंचता 1, जैसे मैंने यहां पे कहा पहले 1 पहुंचा और 2 कभी पहुंचा ही नहीं, 3 के बाद 2 कभी पहुंचा ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि भाई 2 मिसिंग है? क्योंकि अगेन उनके ऊपर नंबर लगा हुआ है, सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है। पता चल जाएगा कि 2 नहीं आया, तो वो 2 को या तो कोई भी एक्नॉलेजमेंट का तरीका इस्तेमाल करके
लेकिन मोस्टली कौन सा मैंने कहा इस्तेमाल होता है, कम्युलेटिव। तो मिसाल के तौर पे उसको 1 मिला है, 3 नहीं मिला, वो 2 की एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। इसका मतलब है कि इसको पता चल जाएगा, सोर्स को, सोर्स ए को पता चल जाएगा कि मेरे बी को मेरा 2 नहीं मिला, लेकिन 3 का नहीं पता। तो वो 2 से फिर शुरू हो जाएगा कि 2 लो, और फिर 3 लो, और फिर 4 लो। तो क्योंकि इसको 1 3 मिला हुआ था, ये 2 जब आएगा तो 2 इसके दरमियान में डाल देगा, 4 बाद में डालेगा, और 1 2 3 4 इसके पास कंप्लीट हो जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड एज द गारंटीड डिलीवरी। ठीक है साहब, ओके। तो इसमें भी आपके नेट अकेडमी ने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, और रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग घर जाएं तो थोड़ा इस वीडियो को जरूर देखें। फिर क्या है जनाब, अगर डेटा, क्योंकि रिलायबिलिटी में अभी हमने कहा गारंटीड डिलीवरी, हमने कहा गारंटीड डिलीवरी। गारंटीड डिलीवरी का मतलब है नो डेटा लॉस। गारंटीड डिलीवरी का क्या मतलब है, नो डेटा लॉस। लेकिन हमारे पास क्या श्योरिटी है कि डेटा लॉस नहीं होगा? भाई अभी आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में, इस स्लाइड में, कि डेटा यहां पे, मिसाल के तौर पे डेटा यहां पे पहुंचा, और उस वक्त इसका बफर फुल हो चुका था, इसका बफर, तो पैकेट क्या किधर जाएगा, गिर जाएगा। जैसे मैं ये एग्जांपल देता हूं कि अगर ये कप है और मैं इसमें चाय डालूं और ये कप भर जाए, उसके बाद भी मैं इसमें कप पानी चाय डालने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। और जो गिर गया इसका मतलब लॉस हो गया, जो गिर गया इसका मतलब है लॉस हो गया। तो यही हम कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि गारंटीड डिलीवरी, एक तरफ तो हम कह रहे हैं गारंटीड डिलीवरी। गारंटीड डिलीवरी का मतलब हम कह रहे हैं कि जी इसी को रिलायबिलिटी कहते हैं, इसी को रिलायबिलिटी कहते हैं। तो फिर जवाब ये है कि क्या डेटा लॉस नहीं होता? हमने कहा ऐसी बात तो हमने कभी भी नहीं की कि डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो लॉसी है, हमारा जो नेटवर्क है वो लॉसी है, पैकेट गिर सकता है। तो अगर पैकेट गिर गया तो फिर कैसे हम कहेंगे कि भाई गारंटीड डिलीवरी है? हमने कहा कि जी हम क्या कर देंगे, हम रीट्रांसमिशन करवा देंगे। जो नहीं पहुंचा, जो लॉस हो गया, उसकी आप एक्नॉलेजमेंट मत भेजना, एक्नॉलेजमेंट मत भेजना, हम आपको वो दोबारा भेज देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहां देखें, तो मैं ज्यूम करता हूं कि ए और बी ने, ए ने भेजे 10 सेगमेंट्स, जिसमें पहला सेगमेंट पहुंच गया, दूसरा सेगमेंट पहुंच गया, लेकिन तीसरा और चौथा नहीं पहुंचा, तीसरा और चौथा नहीं पहुंचा, और अगले 5 6 7 8 पहुंच गए। अब क्या करें? हमने कहा कि जनाब ये भेज देगा, मैंने बताया ना कि 1 और 2 पहुंच गए हैं, तो ये 3 की एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ये किसकी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा? 3 की। 3 का मतलब है कि 3 और ऑनवर्ड मुझे नहीं मिले, तो सोर्स ए ने दोबारा से 3 से शुरू कर दिया, 3 भी भेजा, 4 भी भेजा, 5 भी भेजा, और जो इसको मिले हुए थे 6 7 8 9 10 वो भी भेज दिए। तो इसने क्या किया, क्योंकि नंबरिंग थी, तो 3 4 तो इसने इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि 1 2 इसको पहले मिल चुके थे, 3 4 इसने यहां से ले लिए, और अगले इसने क्योंकि लिए हुए थे 5 6 5 6 7 8 इसने पहले से मिले हुए थे, ये इसने कहा अच्छा मुझे पहले से मेरे पास मौजूद थे, इनको खामोशी से उसने गिरा दिया, क्योंकि डुप्लीकेट फ्रेम्स थे, डुप्लीकेट सेगमेंट्स थे, और इसने डायरेक्ट उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर 11 भेज दिया। इसका मतलब 10 तक मुझे सारे मिल चुके हैं, अब आप 11 से आगे मुझे और भेजो। इस तरह रीट्रांसमिशन के जरिए ये जो हमने ये दो फ्रेम, ये सारे फ्रेम हमने रीट्रांसमिट किए,
4 से लेके 11 तक, हम 10 तक हमने सारे फ्रेम क्या किए, रीट्रांसमिट किए। इस रीट्रांसमिशन की वजह से हमें क्या हासिल हो गया, जो डेटा लॉस हुआ था वो छुप गया। डेटा लॉस क्या हो गया, छुप गया, पता नहीं लग रहा। डेस्टिनेशन की एप्लीकेशन को लग रहा है मुझे सारे के सारे 10 के 10 मिल चुके हैं। तो भाई इस बी के लिए तो ये नेटवर्क क्या क्या समझा जाएगा, रिलायबल। क्या समझा जाएगा, रिलायबल। और अगर रिलायबल है तो हर एक पैकेट में, हर एक सेगमेंट मिल रहा है, 1 से 10 तक सबके सब मिल रहे हैं, 1 से 1000 तक सारे मिल रहे हैं, 1 से लेके 1 मिलियन तक सारे मिल रहे हैं। अगर सारे मिल रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज नो डेटा लॉस। इसका मतलब है कि वी कैन से कि आवर डिलीवरी इज गारंटीड डिलीवरी। लेकिन दिस गारंटीड डिलीवरी इज अचीव्ड बाय यूजिंग रीट्रांसमिशन। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। अब यहां पे मैंने जैसे आपको बताया कि एक आपके पास कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट है, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट है। एक को आप पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट या सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट भी कह सकते हैं। सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट जिसको सैक कहा जाता है, और एक है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जिसको आप नैक कह सकते हैं। तो यहां पे प्रीवियस वाले में मैंने इस्तेमाल की ये वाली एक्नॉलेजमेंट, यानी कि कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। अब मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, सैक। क्या है जी, वही आपका ए और बी है, वही आपका ए और बी है। ए ने भेजा 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। क्या हुआ, 1 2 मिल गया, लेकिन 3 4 मिसिंग है। तो जो मिसिंग है इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं, 3 और 4 मिसिंग है। और फिर 5 से लेके 5 6 7 8 9 और 10 मिल गए। अब मैं क्या करता हूं, मैं सेलेक्टिवली जो जो मुझे मिल गया मैं उनका बता देता हूं कि मुझे 1 मिल गया है, मुझे 2 मिल गया है, मुझे 5 मिल गया है, मुझे 6 मिल गया है, 7 मिल गया है, 8 मिल गया है, 9 मिल गया है और 10 मिल गया है। इसका मतलब कौन सा नहीं मिला, आपने कहा 3 और 4 नहीं मिला। तो मैं 3 4 दोबारा, ये 3 और 4 दोबारा मैंने भेज दिए। तो इसलिए मैं अब 3 और 4 को भी येलो से रिप्रेजेंट करता हूं कि 3 और 4 भी मिल गए। लेकिन मैंने इन 5 से लेके 10 तक के पहले से एक एक करके सेलेक्टिवली यानी पॉजिटिवली एक्नॉलेज कर दिए हुए हैं। इसके बाद फिर कौन सा आना चाहिए, 11 12 एंड सो ऑन। इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होती, कि अगर मुझे 1 से 10 तक मिले हैं तो मैं सिर्फ इस 2 को, सॉरी 3 और 4 को नैक करता। क्या करता, नैक करता। जिसे पता चल जाता कि 3 और 4 नहीं मिला तो वो क्या करता, 3 और 4 भेजता, और 10 तक वो ऑलरेडी भेज चुका है, वो 10 से आगे निकल जाता। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यूज योर ब्रेन, थिंक लिटिल बिट, तीनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा आपको लग रहा है, कम्युलेटिव? क्योंकि वहां पे आपको कम्युलेटिव में अगर आपने देखा है तो आपको सारे ये दोबारा से मिले। नेगेटिविटी का इसमें लास्ट में गया। तो शायान का ख्याल है सेलेक्टिव, सेलेक्टिव और पॉजिटिव सेम होता है जी, बिल्कुल। यहाँ पर हर एक का लिखा है कि क्या टाइम ज्यादा नहीं लो किसमें, इस सिलेक्शन। सेलेक्टिव में। तो जनाब हमें दाऊद ने कहा कि सेलेक्टिव का मसला ये है कि हर एक को हमें एक एक करके करना पड़ेगा, तो डिले आएगा। ओके, ठीक है, आपका एक वैलिड पॉइंट है। और क्या ख्याल है, जलाल का क्या ख्याल है? डिले तो आएगा लेकिन उसी रिलायबिलिटी ज्यादा। उसमें आपने कहा रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, तो अबू जर कहते हैं कि जी सेलेक्टिव में रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। और कोई ऑनलाइन वाला कुछ बोलना चाहे?
बिलाल कुछ कहना चाहे, हारिस खान कुछ कहना चाहे, नौशीन ने क्या पढ़ा है इस टॉपिक के बारे में? आमना भी अगले सेमेस्टर में नेटवर्क्स में जा रही है, तो वो क्या वहां पे पढ़ेगी? 6 सेमेस्टर, या जी आमना, क्या ख्याल है तीनों में से कौन सा बेहतर? अगर आप इंजीनियर हैं, आप ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगी, तो कौन सा मेथड इन तीनों में से इस्तेमाल करेंगी? चले आसान कर देते हैं, हमारे पास 2 खवातीन है, दोनों से पूछ लेते हैं। कुछ खवातीन ने कोर्स शायद छोड़ दिया है, लेकिन एक खातून जो है वो तो कराची से हैं मेरे ख्याल से। आई डोंट नो व्हाई व्हाई शी इज एब्सेंट। तो जनाब एक और सवाल भी जवाब आ गया। लेट मी सी इट एज वेल एंड देन कंक्लूड इट। 2 जवाब आ गए। बिलाल, नौशीन कहती है कि सेलेक्टिव। वेरी नाइस। तो नौशीन इज एग्रीइंग विद दी his colleague because both are from IM Sciences. Bilal भी selective and शायद आमिना जो है वो प्रोबेबिलिटी पे चली गई। तो नेटवर्क में प्रोबेबिलिटी के जवाब नहीं होता। बी श्योर सर, इन सेलेक्टिव वी ओनली रीसेंड द फ्रेम्स दैट आर नॉट रिसीव्ड सो इट इज मोर एफिशिएंट। ओके जी, वापस आते हैं। अब आई एक्सप्लेन, क्योंकि आपने मेरी उस बात को तवज्जो नहीं दी जो मैंने कहा कि जनाब द वन विच इज यूज मोस्टली इज द कम्युलेटिव वन। तो जब मैंने ये लफ्ज कहे तो उसका पीछे को मकसद होगा, तो आप तो आंखें बंद करके कम्युलेटिव कह सकते थे। ठीक है ना जी, लफ्ज इस लफ्जों में जवाब छुपा हुआ था, लेकिन रीजन लाजमी तौर पे जब तक लॉजिक ना हो बात नहीं समझ में आएगी। देखें, अगर ये फॉर एग्जांपल सैक है, तो हम आपकी बात दुरुस्त है कि जनाब आपने एक एक फ्रेम की बताया कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया एंड मुझे मिल गया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं एज्यूम करता हूं कि मुझे 3-4 भी लॉस नहीं हुआ, मुझे सारे के सारे मिल गए, तो मैं इन 10 के अलग अलग एक्नॉलेजमेंट भेजूं, और मैं और यहां पे तो 10 हैं, माइट भी 10,000, 10,000 सेगमेंट्स, तो एक ही मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजी और वो अगले 10,000 उसने फिर भेजना शुरू कर दिए। तो थिंग्स विल बी मोर एफिशिएंट। एफिशिएंट मीन मोर स्पीड, लेस लेटेंसी एंड मोर ओवर लेस प्रोसेसिंग। जब आप हर एक का अलग अलग भेजेंगे तो वो हर एक को अलग अलग प्रोसेस करेगा, तो टू मच प्रोसेसिंग एट बोथ द सेंडर एंड एज वेल एज एट द रिसीवर एंड, which is not something good. More processing mean more delay, more processing mean more processing power will be used and output will be less. तो फायदा क्या हुआ? तो इसलिए सेलेक्टिव इज नॉट समथिंग गुड। फिर एक सेलेक्टिव में एक और मसला है बहुत बड़ा, एंड डू रिमेंबर always whenever you design an algorithm or a protocol, keep it as simple as possible. This is the winning stroke, always winning stroke. Keep it simple. अब अगर मिसाल के तौर पे हमने सेलेक्टिव किया, ठीक है शायान, हमने सेलेक्टिव किया 1-2 के बाद हमने 5-6-7, इससे पता चलिए कि 3-4। जो लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं उनको पता है कि अब क्या होगा, पहले वो 3 भेजेगा, फिर 4 भेजेगा और फिर 11 भेजेगा। जैसे यहां पे हुआ 3-4-11, इसमें क्या हुआ, जंप आई। और जो लोगों को प्रोग्रामिंग आती है वो दैट इज यूजिंग ए गो टू स्टेटमेंट। इसका मतलब कभी वो आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। एल्गोरिथम विल बिकम कॉम्प्लेक्स, नॉट डिजायर्ड। सेम इज विद द नेगेटिव, कि अगर नेगेटिव भी होगा तो मैं उसे कहता हूं कि 3-4 नहीं आया, तो पहले वो 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 11 पे जंप लेगा। दिस इज नॉट डिजायर्ड। उसकी बजाय क्या होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मैं 1-2 के बाद 3 की एक्नॉलेजमेंट भेज दूं, तो वो 3 से फिर स्टार्ट हो जाएगा। सोर्स के लिए मसला नहीं है, इसलिए मसला नहीं है कि उसने अभी तक मैंने एक्नॉलेज नहीं किया, तो उसके बफर में उसी कतार में मौजूद है, वो उसी कतार को फिर लगा देगा, चलो जाओ। इट डजंट हैव टू डू द प्रोसेसिंग।
It doesn't have to take the decisions. And decision mean some loops, some if statements, some go-to statements. Hard. कौन है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से तलक रखता है? मेरी ऑनलाइन में कौन है जो सॉफ्टवेयर से तलक रखता है? ये आफ्ताब, आप तो मेरे ख्याल साइबर से नहीं कि सॉफ्टवेयर से हो? तो नौशीन ने कहा कि मी, तो अगर मैं फिर नौशीन से पूछूंगा, नौशीन कि अगर आपके कोड में ज्यादा कंट्रोल एंड जंप्स हैं तो वेदर दिस प्रोग्राम विल बी कंसिडर्ड गुड, और जो कि बस कंटिन्यू हो, जैसे मैंने भी कहा कि 1 2 मिला, 3 4 नहीं मिला, आगे मिल गए तो बस भेज दे, वो तो उसके पास तो उसके बफर में मौजूद है, just it will flush its buffer again, and starting with 3 and without any jump and any decision, it will be sending me up to a certain number, maybe 10 maybe 12 whatever. तो जो मेरे पास सोर्स के पास डेस्टिनेशन के पास पहले से मौजूद है, it will be considered as duplicate and thrown away. No further something be need to be done, और अगले में फिर लेना शुरू कर दूंगा, the thing will become, और अब मुझे हर एक के लिए नहीं चाहिए, हर एक सेगमेंट के लिए मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए. दैट मेक माय वर्क मोर फास्टर. ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके, आफ्ताब भी इसी से है, तो ओके. तो इस सॉफ्टवेयर वाले लोग जो हैं ये मेरी इस बात को इजीली पिक कर सकते हैं. क्लियर हो गया? ओके, फिर आगे बढ़ जाते हैं जी. तो फिर वीडियो है. अब हम आते हैं, हमने कहा था ना कि हमने एक तो गारंटीड डिलीवरी, रिलायबिलिटी में 2 बातें, गारंटीड डिलीवरी and number 2 order delivery, and both can occur because of the sequence numbers and retransmission. Okay, अब हम आते हैं कि जी ये फ्लो कंट्रोल क्या होता है and how our friend TCP gives us flow control. पहले ये तो बताओ फ्लो कंट्रोल कहते किसे? तो मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बताता हूं, anyhow before starting this स्मॉल टॉपिक कह ली, जो मेरे एससी के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? उन्होंने सॉफ्टवेयर लिखते वक्त उनकी मेजर ट्रेनिंग यही होती है, कीप इट सिंपल, क्योंकि इफ यू मेक इट कॉम्प्लेक्स इट माइट क्रैश, इट माइट टेक मोर साइकिल्स. So I go back here. No sir, more jumps do not make a program good. तो मैंने यही कहा है कि जंप्स करना अच्छी बात नहीं है. इसमें हम स्पेशली व्हेन वी आर यूजिंग पास्कल, तो उसमें गो टू स्टेटमेंट होती थी, एंड दैट गो टू का मतलब है कि यू आर चेंजिंग द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम विच इज नॉट डिजायर्ड. तो जंप्स कभी भी अच्छा प्रोग्रामिंग का वो नहीं है. Yes, keep it simple. That is the major thing. Yes, sir. It become, when you make it simple, it become readable and more understandable. जी, आपने कहा कि जी I have a debate. You have a debate on what topic? तो क्या आपने ऊपर लिखा कि जी है, yes sir, keep it simple. Yes, you can use the mic, no problem. I will repeat your question for the other students as well. Come on. हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जाएं. आई एम लिसनिंग यू. जैसे सर आपने आपने कहा कि कम्युलेटिव जो है इट इज मोर बेटर एंड मोर यूज्ड एज कम्पेयर टू सिलेक्टिव. श्योर. पर सर कम्युलेटिव में हमारे पास बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एक फ्रेम जाता है एंड वी वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट. नहीं नहीं तो नहीं, हमें मैंने वेट करना कम्युलेटिव में पड़ता नहीं, है. सॉरी 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 शायद, मैंने कहा 1000 फ्रेम जा रहे हैं, 1000 फ्रेम नहीं, सेगमेंट जा रहे हैं, एंड देन आई एम सेंडिंग ए सिंगल एक्नॉलेजमेंट, तो बैंडविड्थ तो बच यस रही सर, है. यस सर, एग्जैक्टली.
ठीक है सर, फिर मैं भी आई थॉट सर आप कह रहे हैं कि सिंगल नहीं फ्रेम नहीं, वो जाएगा तो और स्टॉप सिंगल एंड मिल वेट का जाएगा। एल्गोरिथम था जो कि बड़ा पुराना, जैसे को आपने पॉइंट आउट भी किया कि हर एक के लिए हम एक एक यस कली सर। करते थे। अब तो हम में भी आफ्टर, जब हम ये विंडो साइज को डिफाइन कर लेते हैं कि जी विंडो साइज इज यस फॉर सर। एग्जांपल 1 मिलियन, तो हम उसमें 1 मिलियन तक बाइट्स भेजते हैं। अब 1 मिलियन में हो सकता है कि आपके दस बर्स्ट के हजार फॉर्म सेगमेंट में। चले जाए। यस सर। ओके, गॉट इट नाइस, नाउ। नाइस, थैंक यू, नाइस, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। ओके तो अब हम स्टार्ट लेते हैं कि फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं। बड़ा आसान सा इसका वो है जी। अगर शायान जब क्वेश्चन ना करता, जी, अगर ये शायान क्वेश्चन ना करता तो अभी मैं फ्लो कंट्रोल पढ़ा चुका होता। इसका मतलब है कि व्हाट ही डिड, ही कंट्रोल्ड माय स्पीड। Yes, sir. तो फ्लो कंट्रोल का मतलब ये होता है, फ्लो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कोई, यानी यहां से कोई से मुराद है डेस्टिनेशन, कोई से मुराद है डेस्टिनेशन, कि डेस्टिनेशन आपकी स्पीड को कंट्रोल करे। जैसे आप बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, आप आपके वाटर का टैंक फुल है, लेट करें उसमें 1,000 लीटर पानी मौजूद है, लेकिन आपने यहां पे टैब लगा हुआ है। हाउ आई कैन मेक इट, चलिए इसको टैब कह लेते हैं, ये टैब लगा हुआ है जिससे पानी गिर रहा है, और आपने ये टैब बंद किया हुआ है तो पानी नहीं आ सकता। आप टैब को थोड़ा खोल देते हैं तो पानी कम कम आता है, और टैब को फुल खोल देते हैं तो पानी ज्यादा ज्यादा आता है। इसका मतलब दिस टैब इज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम दी सोर्स, विच मीन्स दी, क्या कहना चाहिए, वाटर टैंक, फ्रॉम द वाटर टैंक टू द टैप। This which means this tab is controlling the flow of water from the water tank to the destination. इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल आपको ये दूं कि आप यहां से सुई गैस आ रही है, हम सुई गैस कहते हैं लेकिन नेचुरल गैस, तो आपके यहां भी जो चूल्हे लगे हुए हैं उनमें भी टैब्स, मल्टीपल टैब्स होती हैं। तो उस टैब से आप चूल्हे को तेज भी कर सकते हैं, और उसको बंद भी कर सकते हैं, और उसको स्लो भी कर सकते हैं। तो अगेन वो टैब क्या काम कर रहा है, इट इज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द गैस टू योर बर्नर्स, टू योर बर्नर्स। इसी तरह अगर ये डेस्टिनेशन इसको ये बावर कराए, बताए, जैसे देखे ना इस टैब ने इस वाटर टैंक को बताया या इस सुई गैस के सोर्स को बताया कम भेजो, इस तरह डेस्टिनेशन भी भेज कह सकती है, डेस्टिनेशन भी कह सकती है कम बाइट्स भेजो। यहां पे अगर वाटर था, यहां पे अगर गैस था, और इवन मैं ये भी एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर मैं चाहूं तो इस फैन को तेज भी चला सकता हूं, स्लो भी चला सकता हूं। जब मैं उसको कहता हूं तेज चलो, तो वो पीछे से सोर्स को कहता है मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दो, मुझे ज्यादा वोल्टेज, तो कांस्टेंट है 220, मोर करंट ड्रा करता है, मोर करंट मीन मोर इलेक्ट्रॉन्स। और जब मैं उसको कहता हूं, अभी मैंने इसको क्या कहा हुआ है, रुक जाओ, कोई कोई इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं चाहिए, सर्दी है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को कह सकता हूं, मैं गैस को कह सकता हूं, मैं वाटर को कह सकता हूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन फिर मैं बाइट्स को भी कह सकता हूं। तो इस बाइट्स को तेज या आहिस्ता करना, जैसे यहां पे डेस्टिनेशन का काम था, यहां भी डेस्टिनेशन का काम है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लो। क्लियर हो गया। Yes. अब हुआ क्या लेडीज एंड जेंटलमैन, हुआ ये कि आपने सोर्स और डेस्टिनेशन ने पहले, सबसे पहले कौन सा काम करना है, सोर्स और डेस्टिनेशन ने, आपने कहा 3 वे हैंडशेक करना है। और उस 3 वे हैंडशेक में उन्होंने, अभी मैंने बताया था अगर मैं दोबारा चाहूं तो दोबारा चला जाता हूं, यहां पे मैंने विंडो साइज बताया था, यहां पे मैंने विंडो साइज बताया था, ये 16 बिट का विंडो साइज विच कैन हैव ए वैल्यू फ्रॉम 0 टू 65,530
क्लियर है? Yes. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं। जी, तो यहां पे मैंने कहा ना कि 0 से 65,000 तक कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने 10K ले लिया। विंडो साइज क्या ले लिया? इन दोनों ने जब अपना 3 वे हैंडशेक किया, इस दौरान ये 10K के ऊपर, 10,000 बाइट्स के ऊपर इन्होंने एग्री कर लिया। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि इस 10K की वजह से सोर्स को 10,000 बाइट्स, 10,000 बाइट भेजने की इजाजत मिल गई कि तुम 10K तक भेज सकते हो, और मैं तुम्हें कोई एक्नॉलेजमेंट ना भेजूं, लेकिन तुम मुझे 10K भेजते जाओ, 10,000 बाइट्स तक, चाहे जितने सेगमेंट में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 50 में आता है, वट एवर, बट इट शुड कैन बी अप टू, इन दिस एग्जाम्पल 10K, 10,000 बाइट्स। अब इसने क्या किया? सोर्स ने पहला सीक्वेंस, पहला वो बनाया सेगमेंट, पहला सेगमेंट बनाया, और उसमें इस एग्जांपल के मुताबिक 1460, 1460 बाइट्स ट्रांसफर कर दिए टुवर्ड्स बी। इसका मतलब है कि उसको 1 से लेके 1460 तक मिल गया। इसका मतलब है कि बाकी अब इसके पास कितने रह गए? 10,000 माइनस 1460, 10,000 माइनस, क्योंकि 1460 उसमें मिल चुके हैं। इसने दूसरा फ्रेम भी भेज, दूसरा सेगमेंट भी भेज दिया, जो कि 1461 से लेके 2920 तक जाएगा। इसका मतलब तकरीबन, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तकरीबन 3,000 बाइट मिल गए, 7,000 और भी भेज सकता है। लेकिन इसने क्या किया? अगर ये चाहता कि ये स्लो हो जाए, तो ये 10,000 दो काम कर सकता है। एक काम ये कर सकता है कि ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, क्योंकि कब ये स्लो करेगा? जब ये बिजी हो जाएगा। बिजी तो किसी वक्त भी हो सकता है। और कब ये इसको फास्ट करने के लिए करेगा? जबकि ये फ्री होगा, इसके रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उस वक्त ये फास्ट करने की बात करेगा। तो मैं पहले रिज्यूम कर लेता हूं कि ये स्लो करना चाह रहा है, तो ये एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। ये कहेगा कि भाई भेजो 1460 के मल्टीपल सेगमेंट्स, ताकि तुम्हारे 10,000 पूरे हो जाएं। मैं तुम्हें एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजूंगा, तो तुम मुझे और नहीं भेज सकोगे, क्योंकि 10,000 की इजाजत थी, 10,000 पूरे हो गए। 10,000 की इजाजत थी, 10,000 पूरे हो गए हैं, और अब आप नहीं भेज सकते। तो इसने उसको क्या कर दिया? स्लो कर दिया। ये भी कर सकता है कि जब 10,000 पूरे हो जाएं, तो कुछ देर के बाद उसको एक एक्नॉलेजमेंट भेज दे, ताकि उसको अगले 10, मिसाल तो एक सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद भेजे। उस 10 सेकंड में वो कुछ नहीं भेजेगा, और फिर अगले 10, और फिर दूसरा काम ये भी कर सकता है स्लो करने के लिए, कि इस विंडो साइज को थोड़ा कर दे। मिसाल के तौर पर इस विंडो साइज को 3,000 बाइट्स कर दे, 10,000 से, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल वैल्यू है, विच कैन बी फ्रॉम 0 to 65,000। ऐसा ही है ना? Yes, sir. तो ड्यूरिंग दी कम्युनिकेशन ये कह दे, सॉरी अब मैं बिजी हो गया हूं, आप इसको 3,000 कर दो। तो पहला, और लाजमी नहीं कि हर एक 1460 का होगा, हो सकता है कोई 1,000 का भेजे, फिर 1,200 का भेजे, कितने हो गए? 2,200, फिर 800 का भेजा, फिर वो रुक जाएगा। तो इससे मैंने इसको क्या कर दिया? स्लो कर दिया ना। लेकिन अगर मैं उसको फास्ट करना चाहूं, तो फिर क्या करूं? देखिए, मैंने उसने 2 भेजे, मैंने उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको भेज दी। मैंने उसको, क्योंकि मुझे बाइट नंबर 2920 मिला है, तो मैंने एक्नॉलेजमेंट में 2921 कर दिया। इसका मतलब मैंने उसको बता दिया कि नाउ दिस इज कम्युलेटिव शायान, कि मैंने 2 के लिए एक एक्नॉलेजमेंट भेजी, विच इज 2921। इन द एक्नॉलेजमेंट आई सेंड 2921। इसका मतलब ये है कि मैंने 2 काम किए। एक तो उसको बताया कि मुझे ये 2 फ्रेम मिल चुके हैं, और मैंने उसकी, अगर मैंने विंडो साइज को चेंज नहीं किया, तो मैंने उसके अगले 10,000 के लिए उसका रास्ता खोल दिया। 3,000 मिल भी गए हैं, अब वो 3,000 से लेकर 13,000 तक भेज सकता है। तो अभी उसकी वो विंडो साइज पूरा ना हो, तो मैं जल्दी से उसको एक्नॉलेजमेंट भेज दूं,
साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भेजता जाऊं, वो मुझे साथ साथ और भेजता जाएगा, रुकावट नहीं आएगी, चीजें फास्ट हो जाएंगी। तो इन दिस वे आई एम कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द सोर्स टू सेंड द ट्रैफिक और नॉट, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन सर, इसका फ्लो कंट्रोल कर सकता है जब उसको कहें कि आप 10,000 सेगमेंट भेज सकते हैं, सेगमेंट ही कहा मैंने, बाइट्स का है। सर बाइट्स को भेज सकते हैं। अगर वो 3,000 भेज दी, फिर बाद में वो डिस्कशन कह सकते हैं कि आप अभी 2,000 भेज दें, उसका फ्लो कंट्रोल। हम्म। जी अबू सर, अब क्वेश्चन रिपीट करें ताकि मैं ऑनलाइन तक भी ये सवाल पहुंचा दूं। अगर डिस्टेशन अगर डिस्टेशन से कहें कि मुझे 10,000 बाइट्स भेज दी, ठीक है, फिर बाद में अगर वो 3,000 भेज दी, फिर 7,000 रहेगा, फिर इसी दौरान वो उसका फ्लो कंट्रोल कर सकता है। हाँ बिल्कुल, यही तो मैंने अभी कहा है। देखिए मैंने अभी ये किया है, मैंने 10,000 से 3,000 कर दिया। तो ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन तो हो सकता है 2 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए तो इस डिवाइस को नहीं पता कि मैं बिजी रहूंगा या फ्री रहूंगा। तो अलोंग विद द कम्युनिकेशन ये इस विंडो साइज को कम और ज्यादा डेस्टिनेशन करता रहेगा। फारग होगा तो इसको बढ़ा देगा और जल्दी जल्दी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ताकि उसका वो अपनी बफर को, अपनी विंडो को खाली ही ना कर, भरी ना जाए, और भेजता जाए, तेज हो जाएगा। देखिए अगर मैं उसको स्लो करना चाहता हूं तो एक तरीका ये है कि मैं उसको एक्नॉलेजमेंट ना भेजूं, और दूसरा सही है कि मैं उसकी विंडो साइज कम कर दूं। और इतनी दौरान मुझे एक सवाल भी मिल गया फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट। Once connection is established, then source can send data in segments, yes, in range of window size, after which it can make another connection. नहीं, हमने अदर कनेक्शन तो बना सकते हो, कनेक्शन बनाने में तो कोई पाबंदी नहीं है। जैसे इस वक्त मैंने एक कनेक्शन तो नहीं बनाया हुआ, यू कैन सी यार मैंने मल्टीपल कनेक्शन बनाए हुए हैं। तो और कनेक्शन बनाने पे कोई पाबंदी हरगिज नहीं। लेकिन उस पोर्ट पे जो एप्लीकेशन, लाजमी तौर पे हर मल्टीपल पोर्ट है, हो सकता है उनके पीछे मल्टीपल एप्लीकेशंस हो, तो हर एप्लीकेशन, हर पोर्ट जुदा जुदा। जैसे देखें यहां पे मेरी आया है 63,627, अभी मेरी अलग पोर्ट है। ये मेरी 27 के बाद 49 पे चला गया, एक अलग पोर्ट है। although मैं दो डिफरेंट सोर्सेज से बात कर रहा हूं, एक 52.109 है, दूसरा 98.99.225 है। तो यस आई कैन मेक मल्टीपल कनेक्शंस, लेकिन ईच कनेक्शन में अपना सेगमेंट जाएगा, और हर सेगमेंट की अपना हेडर है। इसका मतलब हर उसका अपना विंडो साइज है। जी यस सर, समझ आया। गुड, ओके जनाब। तो उसके बाद फ्लो कंट्रोल में यही कि अगर कहता है, अच्छा जी एक और चीज हम पढ़ना चाहते हैं जो कहते हैं कंजेशन अवॉइडेंस। कंजेशन कहते हैं किसे, और फिर लाजमी तौर अवॉइड करना तो मतलब उससे बचना। कंजेशन से बचने को कहते हैं कंजेशन अवॉइडेंस। एंड दैट कंजेशन को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, बाय यूजिंग द फ्लो। पहले तो बताऊं कंजेशन किसे कहते हैं। कंजेशन का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, चले ओके, तो लेट्स कंटिन्यू लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड द term which we want to understand is congestion avoidance. कंजेशन का मतलब ये होता है कि आपको, आई होप कि पहले से पता है कि अगर ये मेरा एक, लेट करें राउटर है, स्विच है, कोई भी डिवाइस है, और ये इसका इंटरफेस है जहां से डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो आपको पता है कि सबसे पहले डेटा कहाँ पे जाएगा, बफर में जाएगा। बफर क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी को कहते हैं। बफर किसे कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी, जहां पे कोई भी डेटा कुछ देर के लिए स्टोर होता है और फिर प्रोसेस होकर किसी दूसरी इंटरफेस से निकल जाता है। तो कैन अब आप इस बफर का चाहे कोई भी साइज हो, लेकिन फिक्स होगा। अभी मैं जब ये क्लास खत्म कर रहा हूँ
तो कुछ नया इक्विपमेंट है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप देखेंगे कि जब दो स्विचेस आपको बताऊंगा उनमें एक मेजर चीज का डिफरेंस होगा, दैट इज द बफर साइज। बट ये कहना कि बफर अनलिमिटेड है, ये नामुमकिन है। अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी चीज लामहदूद नहीं है। चाहे दुनिया है वो भी एक महदूद है, एवरीथिंग मतलब मैयर, महदूद का मतलब जो मैयर हो सके। तो आप इवन चांद के साइज के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं, जमीन के माप पर भी आप कहते हैं जी इसका इतना डायमीटर है, इसका इतना मास है। क्लास 10 से क्लास 9 से आप ये चीजें पढ़ रहे हैं। इसके मतलब दैट इज एवरीथिंग इज लिमिटेड। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे ये कहूं कि इसका साइज 10 मेगाबाइट्स है बफर का, तो अगर पीछे से डेटा आ रहा है और तेजी से आ रहा है कि आप प्रोसेस होने के बाद ये निकलने की तादाद कम है और अंदर आने की डेटा ज्यादा है, तो क्या होगा, बफर क्या हो जाएगा, फुल कर जाएगा। बफर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। और अगर बफर फुल हो जाए, जैसे मैंने भी कहा कि अगर मैं इस कप में चाय डालूं, तो इस अब देखें ना, इस कप का भी एक साइज है, एक वॉल्यूम है। अगर मैं इसमें चाय डालता रहूं डालता रहूं डालता रहूं, एक वक्त आएगा कि ये कप फुल हो जाएगा। और अगर मैंने और डाला तो चाय गिर जाएगी। तो इस अमल को हम कहते हैं कंजेशन। ये जो हमारे पैकेट गिरना शुरू हो गए हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द टाइम व्हेन द फर्स्ट पैकेट और फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट ड्रॉपिंग, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड कंजेशन। अब आप पूछेंगे भाई हम इसको अवॉइड क्यों करना चाहते हैं। लाजमी तौर पे, एक मिसाल के तौर पे, इसके पीछे ये 15 स्विचेस से, राउटर से होके ये पैकेट यहां पहुंचा है और यहां मैंने गिरा दिया। तो इसने तो पिछला जितना रिसोर्सेज भी इस्तेमाल किए हैं, ऑल इज वेस्टेड। इसलिए हम चाहते हैं कि कंजेशन यानी कि पैकेट लॉस ना, हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। हम उसको क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान है। अब सवाल ये है कि अगर फायदा नुकसान, इसको रोकें कैसे। अवॉइड तो कर, हमने कह दिया कि हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं। बात तो बड़ी फैंसी है कि अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ, एंड द सिंपल आंसर इज बाय यूजिंग द फ्लो कंट्रोल। वन ऑफ द मेथड इज टू यूज द फ्लो कंट्रोल। यानी कि जो ही मिसाल के तौर पे ये राउटर है, राउटर नंबर 1, ये राउटर नंबर 2, ये राउटर नंबर 3, तो जो ही इस राउटर का बफर फुल होने लगे तो ये पिछले राउटर को बता दे कि जनाब स्लो डाउन हो जाओ। मैं अगर, क्योंकि अगर आप मुझे ज्यादा पैकेट दोगे मेरा बफर फुल हो जाएगा, और तो कोई हल नहीं है। मैं पैकेट लाजमी तौर पे मेरे पास, जब ये मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता, कोई डिजिटल मेथड होता कि जो ही ये कप फुल हो जाता तो उसमें पानी और चाय गिरना बंद हो जाती। लेकिन अगर नहीं, मिसाल के तौर पे मैं इसके 90% पे पहुंच गया हूं, तो चाहिए कि कैटल को बता दिया जाए कि और चाय इसमें मत डालो। क्योंकि अगर कैटल को नहीं बताया गया और वो चाय डालता रहा इस कप में, डेफिनेटली फ्लो ओवरफ्लो होगा। बात समझ आ रही है ना? तो अब क्या फ्लो कंट्रोल कैसे, मैंने अभी कहा कि फ्लो कंट्रोल से आप चीजों को क्या करते हो, स्लो और फास्ट। तो अगर आप प्रीवियस वालों को, पिछले वालों को स्लो डाउन कर दें तो कंजेशन नहीं आएगी, पैकेट नहीं गिरेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अब आखिरी छोटा सा टॉपिक, कि अभी तक तो हमने सारी बातें की टीसीपी कम्युनिकेशन, जो कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखने में थोड़ा टाइम ले रहा था, लेकिन नाउ इट इज वेरी सिंपल, विच इज यूडीपी कम्युनिकेशन। कब इस्तेमाल करेंगे भाई, जब हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए। फास्ट का मतलब है लेस लेटेंसी, एंड वी आर लेस वरीड अबाउट रिलायबिलिटी। हमें रिलायबिलिटी में इतना शौक नहीं है, हमें इस चीज में ज्यादा शौक है। कैसे अचीव होगा भैया, हमने कहा यूडीपी सिर्फ 8 बाइट्स का हेडर लगाता है। तो हर, अब हम इसको सेगमेंट नहीं कहेंगे, हम इसको, जब मिसाल के तौर पे ये मेरी एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर टीसीपी को देती है
और टीसीपी उसके साथ अपना हेडर लगा दे, तो वी कॉल दिस एज अ सेगमेंट। और अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन यूडीपी को देती है और वो उसके साथ अपने 8 बाइट्स का हेडर जो मैंने अभी बताया वो ऐड कर दे, तो वी कॉल इट ए यूडीपी डेटाग्राम। यूडीपी डेटाग्राम। तो दो मुख्तलिफ नाम, एक तरफ नाम है, एक तरफ नाम है सेगमेंट और दूसरी तरफ नाम है यूडीपी डेटाग्राम। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन करें। फ्लो कंट्रोल सर कब होती है? फ्लो कंट्रोल दोनों काम कर सकता है, स्लो भी कर सकता है, फास्ट भी कर सकता है, लेकिन कंजेशन को रोकने के, कंजेशन में तो पैकेट गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, तो उसका हल तो यही है कि हम इस पीछे से भेजने वाले को कहें जरा स्लो हो जाओ, क्योंकि अगर वो कम पैकेट भेजेगा पर यूनिट टाइम सेगमेंट भेजेगा तो इसका बफर फुल नहीं होगा और इसे अगले 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 इंटरफेस से पैकेट चले जाएंगे, जो इसका बफर आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जाएगा और पैकेट गिरने का चांस मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो जनाब हम वापस जा रहे हैं टीसीपी पे। तो हमने पहली बात क्या की इसमें, बहुत ही सिंपल, वो ये की कि जो यूडीपी में ओवरहेड कम है। ओवरहेड का क्या मतलब है, मैंने बताया है आपको कि टीसीपी कम से कम 20 बाइट ऐड करता है, कम से कम 20 बाइट्स ऐड करता है, जबकि इसके मुकाबले में यूडीपी सिर्फ 8 बाइट्स ऐड करता है, तो यानी आधे से भी कम है। इसका मतलब है ओवरहेड कम है। हाँ, जब उसमें जो 12 बाइट्स कम है, उन्हीं में से कुछ बाइट्स जिसमें सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट नंबर शामिल है, जो कि दोनों ही 32-32 बिट्स के हैं, यानी 4 बाइट के ये और 4 बाइट का ये, तो ये 8 बाइट तो हमें रिलायबिलिटी दे रहे थे। तो जब ये नहीं है तो इसका मतलब है नो डोंट आस्क अबाउट द रिलायबिलिटी। ठीक है ना जी? तो ये कह रहा है कि यूडीपी डज नॉट डिस्टर्ब, सबसे पहले मैंने पहले बताया कि टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, इसका मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड है। अभी बताया कि इसके लिए वो 3 वे हैंडशेक इस्तेमाल करता है, और तोड़ने के लिए जब कुछ कनेक्शन नहीं चाहिए होता तो टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेट करता है, जो बनाया है ओरिएंट किया है उसको टर्मिनेट करता है, और इसके लिए 2 वे टू प्रोसेस रन करता है, फिन एक्ट फिन एक्ट। जबकि यूडीपी में ऐसी कोई चीज नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि यूडीपी इज लाइक योर पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस में भी आप खत तक उठाएं, एक लिफाफे पे इनवेलप पे कोई एड्रेस लिखें और जाके उसमें डाल दें, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ये डेस्टिनेशन मौजूद भी है कि नहीं है, विलिंग भी है कि नहीं है। वो कोशिश करेंगे कि ले जाएं, अगर पहुंच गया तो गुड, ना पहुंचे तो कोई गम नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा यूडीपी जो है ये बेस्ट एफर्ट है, इट इज बेस्ट एफर्ट। तो इसलिए यहां पे कहा गया कि यूडीपी डज नॉट एस्टैब्लिश ए कनेक्शन बिकॉज इट इज कनेक्शनलेस। यूडीपी प्रोवाइड लोअर हेड, दिस लोअर हेड मेक इट फास्ट, however unreliable but fast. So data transport, because it has a small data header of only 8 bytes and no network management traffic, कोई फ्लो कंट्रोल नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई रीट्रांसमिशन नहीं है, कोई ऑर्डरिंग नहीं है, तो इसलिए वो कह रहा है नो मैनेजमेंट ट्रैफिक। सर किसी दूसरे प्रोटोकॉल से मदद ले
दे सकती है कि नहीं? किस प्रोटोकॉल में? यूडीपी यूडीपी। अगर किसी को कोई कोई इसकी मदद करना चाहता है तो एप्लीकेशन जो कि यूजर ने बनाई है वो इसके अंदर फीचर्स ऐड करे अपनी एप्लीकेशन में, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन यूडीपी ऐसी कोई बात नहीं करता। वो नहीं कहता कि भाई मुझे एप्लीकेशन ये फीचर दे तो मैं काम करूंगा। नो, तो दैट गोज टू द डेवलपर। एप्लीकेशन किसने लिखी है? डेवलपर ने। तो डेवलपर अगर उसमें कोई चीज ऐसी डालता है तो दैट्स नाइस। लेकिन नॉर्मली जो यूडीपी के फीचर वो काम होते हैं, क्योंकि अगर एप्लीकेशन भी डालेगा तो हैवी कर देगा, स्लो हो जाएगा। तो यही तो यूडीपी का फायदा है कि वो कहता है मैं स्मार्ट हूं, मैं तेज हूं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी अभी आवाज जा रही है, अगर ये आवाज मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट को 1 मिनट के बाद मिले और मेरे होंठ जो है वो हिलते हुए सिर्फ दिखाई दे रहे हो, तो इट डजंट मीन कि इट इज गुड ट्रांसमिशन, तो फायदा नहीं। ठीक है जी। तो जनाब अब यहां पे किस तरह हो रहा है यूडीपी में कि अभी आप, मैंने कहा ना, अब आप उसको सेगमेंट नहीं कहोगे। अगर आप प्रीवियस स्लाइड को मेरे गौर से देखते तो यहां पे मैंने लिखा था, आता हूं जी, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सो ऑन। अब मैं सेगमेंट नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं डेटाग्राम्स। ये देख लो, और एक क्वेश्चन आ गया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। आफ्ताब का क्वेश्चन है। ये कौन सा सब क्या क्वेश्चन है आपका? देन वी विल रिफ्रेश द टैब। कौन सी टैब को आप, इफ नॉट रिसीव्ड वॉइस? नहीं, अगर आप पीछे से डेटा आ ही नहीं रहा आफ्ताब, तो आप जितनी मर्जी टैब्स को रिफ्रेश करते रहें, वो सर्कल चलता रहेगा। तो आपकी टैब प्रेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाज़ औक़ात जब आपको फील होता है कि फर्क पड़ गया है, वो ये होता है कि आपने पहली दफा रिक्वेस्ट की और वहां पे कुछ खराब मसला हो गया, आप दोबारा करते हैं तो एक नया कनेक्शन बन जाता है एंड यू स्टार्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इस टैब ने वॉइस को रिसीव करवा दिया है। अच्छा जनाब, तो मैंने कहा कि जनाब आपका ये सोर्स है अगेन, और ये डेस्टिनेशन है। सोर्स और डेस्टिनेशन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सोर्स ने अब सेगमेंट नहीं बनाए, डेटाग्राम्स बनाए। बस फर्क क्या है दोनों में? भाई डेटाग्राम में फर्क ये है कि जो डेटा ऊपर से आया है एप्लीकेशन लेयर से, उसके साथ इसने अपने 8 बाइट्स ऐड कर दिए। कौन से? हेडर के। तो अब हम उसको सेगमेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? डेटाग्राम। अब ये डेटाग्राम्स कोई इस रास्ते से जाएगा, कोई इस रास्ते से जाएगा, कोई इस रास्ते से जाएगा, कोई इस रास्ते से जाएगा। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई वो नहीं है कि नहीं इससे जाना जरूरी है। इट कैन टेक एनी वे। इट डिपेंड अपॉन दी रूटिंग और राउटिंग, जो मर्जी आप नाम दे दें, राउटिंग विद इन दिस राउटर्स, कि वो किस रास्ते से इसको भेजते हैं। तो क्योंकि यहां पे आज तो मैंने लिखा है 1 2 3 4, कोई नंबरिंग सीक्वेंस नंबर नहीं है कि कोई राउटर या कोई डेस्टिनेशन ये मालूम कर सके कि नहीं ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। नंबरिंग नहीं, बस जिस ऑर्डर में मुझे रिसीव होगा वही नंबर 1 है, चाहे वो नंबर 4 हो। जो पहले आया मेरे लिए वो नंबर 1 है। जो जो हो सकता है कि आखिरी हो, लेकिन दूसरे नंबर पे पहुंचा, मैं कहूंगा ये मेरा नंबर 2 है। तो यहां पे वही बता रहा है कि यहां पे आपको 6 फ्रेम डेटाग्राम भेजेंगे, जिनमें से 1 2 और फिर देखिए 6 आ गया, और 3 कहीं नजर ही नहीं आ रहा। 1 2 के बाद 3 कहीं नजर ही नहीं आ रहा, फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया। बस इसी हालत में ये इस एप्लीकेशन के हवाले कर दिया जाए, तो वो उसको इसी हालत में 1 2 6 5 4 के हालत में प्रोसेस करे। क्यों ऑर्डर नहीं कर सकता? क्योंकि कोई नंबरिंग ही नहीं है, सीक्वेंस नंबर ही नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये पहला वाला है और ये आखिरी वाला है? ये इसके लिए गार्बेज इसलिए नहीं होगा कि या तो कोई एप्लीकेशन के पास कोई ऐसा तरीका है तो दैट्स गुड, और अगर नहीं है, ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ग्लिच आएगा और उसके बाद अगली चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। तो ग्लिच हमारे लिए, स्पेशली वीडियो में ग्लिच आए तो डजंट, हमें तो फील भी नहीं होता।
कई दफा ऑडियो में आ जाता है, हमें फील भी नहीं होता, हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं कि जी आपका टिक शी, और वो टिक हो जाता है। क्लियर होगी मेरी बात जी? देन इज दी यूडीपी में, जैसे कि आपको मैंने बताया अदनान, कि हमेशा आपकी कम्युनिकेशन मोस्टली क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में होती है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा क्लाइंट और सर्वर दोनों ही डी यूडीपी यूज कर रहे हैं, यूडीपी यूज कर रहे हैं। इससे मिसाल इसने दी है कि एक तरफ इसने एग्जांपल ली है डीएनएस की, कि इसके पास एक यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जैसे netcat.com, google.com, yahoo.com, hotmail.com, ब्ला ब्ला। तो वो इसने भेजना है इस डीएचसीपी सर्वर की तरफ, सॉरी डीएनएस सर्वर की तरफ। तो मोस्टली, स्पेशली जब डीएनएस, तो डीएनएस हमारा लोकल होता है मोस्टली, लाजमी नहीं, हम ओपन सोर्स ओपन डीएनएस की तरफ भी जाते हैं, जैसे गूगल है, लेकिन जब कम है तो चांसेस बड़े कम है कि वो डिसऑर्डर होंगे। जब लंबा रास्ता होता है तो फिर होता है कि मल्टीपल पाथ्स होंगे, उनमें से कोई लंबा होगा कोई शॉर्ट होगा। लेकिन मिसाल के तौर पर डीएनएस मेरा ये है, ये रूटर मेरा डीएनएस है, इट डजंट टेक एनी टाइम। तो ऐसी चीजों के लिए यूडीपी इज द बेस्ट चॉइस, यूडीपी इज द बेस्ट चॉइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसने एक डीएनएस रिक्वेस्ट भेजी, इसको पहुंची, लाजमी तौर पे अगेन ये यूज करेगा सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये अपना आईपी यूज करेगा सोर्स आईपी, ये इसका आईपी यूज करेगा डेस्टिनेशन आईपी, जो कि ये दोनों आईपी एड्रेस इसको पहले से पता है, सोर्स का भी डेस्टिनेशन का भी। इसको अपनी पोर्ट का एफिमिनल पोर्ट है, जबकि इसकी पोर्ट वेल नोन है, प्रॉब्ली पोर्ट नंबर 53 है। कौन सी पोर्ट है? पोर्ट नंबर 53। तो जब जवाब आएगा ये इसको उलट देगा, सोर्स को डेस्टिनेशन पोर्ट बना देगा, डेस्टिनेशन को सोर्स बना देगा, सोर्स आईपी को डेस्टिनेशन पोर्ट आईपी बना देगा, एंड सो ऑन। इसी तरह यहां पे क्या हमने लिया, हमने कहा कि ये एक और एप्लीकेशन भी यहां चल रही है जो कि ट्रिपल ए, जिसको हम कहते हैं रेडियस है। क्या है? रेडियस, जो कि क्या करती है, ऑथेंटिकेशन करवाती है। जैसे देखे ना, मैं यहां पे जाके अगर ये यूजर नेम देता हूं, चलें जी, मैं यहां से अगर लॉग ऑफ कर दूं, ये मैंने लॉग ऑफ करने की कोशिश करता हूं, ये लॉग ऑफ किया और दोबारा लॉग इन करता हूं, तो ये मुझसे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है ना, ये देखें अभी मांगेगा, ये देखें जी अभी फिर मांग रहा है, लॉग इन करो कहता है, यूजर नेम पासवर्ड दो, ये मांग रहा है। तो बेसिकली ये कहां भेज रहा है, ये इस रेडियस सर्वर के पास भेज रहा है, और इसकी पोर्ट नंबर है 1812, अगेन रजिस्टर्ड पोर्ट। कौन सी पोर्ट? और इसकी पोर्ट कोई भी एफिमिनल पोर्ट, कोई भी टेम्पररी पोर्ट, टेम्पररी पोर्ट, इसको अपनी, इसका सोर्स का हो जाएगा, सोर्स पोर्ट इज टेम्पररी पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट इज 1812। सोर्स का आईपी इसको अपना आईपी पता है, और इस एप्लीकेशन के अंदर डेस्टिनेशन का आईपी यानी कि ट्रिपल ए सर्वर का आईपी लिखा हुआ है। तो चारों चीजें मालूम है ये इस तक। और क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, ये जा रहा है जी, कितना बड़ा डेटा जा रहा है ये मुझे आप बताएंगे। ये देखें, आप मुझे बताएंगे कि बड़ा डेटा जा रहा है कि छोटा डेटा जा रहा है। ये डेटा गया है फ्यू बाइट्स। अभी अगर मैं दोबारा लॉगिन को क्लिक करूं तो क्या जाएगा, यूजर नेम के बाद पासवर्ड, अ फ्यू बाइट्स। थोड़ा डेटा है, बड़े डेटा में डिसऑर्डर का चांस ज्यादा होता है, छोटे उसमें इतना नहीं होता, इसलिए डीएस यूडीपी इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, यूडीपी इज द बेस्ट चॉइस। और यहां पे यही बताया जा रहा है, आखिरी स्लाइड, खफा मत हो, कि जनाब यूडीपी क्लाइंट प्रोसेस क्या है। देखिए ये क्लाइंट है यूडीपी का, और ये सर्वर है। हमने एग्जांपल ली कि ये सर्वर डीएनएस का काम भी करता है, और ये सर्वर
रेडियस का काम भी करता है, यानी कि ट्रिपल ए का काम भी करता है, ऑथेंटिकेशन भी करता है, एथोराइजेशन भी करता है, काउंटिंग भी करता है। तो इसके लिए डीएनएस के लिए किस पोर्ट पे सुनेगा? 53। और ट्रिपल ए के लिए किस पोर्ट पे सुनेगा? 1812। तो अब ये हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है डीएनएस का क्लाइंट है और ये जो है ऑथेंटिकेशन का, रेडियस का क्लाइंट है, ऑथेंटिकेशन का क्लाइंट है। तो जब ये भेजेगा अपनी रिक्वेस्ट तो पोर्ट नंबर 53 पे भेजेगा अपना आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी इसको पता है। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम पोर्ट्स की बात करना चाहते हैं कि इसकी पोर्ट इसने इस्तेमाल की 1052, 152। अब जब जवाब ये भेजेगा सर्वर इस पोर्ट से तो ये बन जाएगी डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सोर्स पोर्ट, ये बन जाएगी डेस्टिनेशन पोर्ट। और जब आप वापस देखें आपका ये पोर्ट बन जाएगी, सोर्स पोर्ट बन जाएगी 53, डेस्टिनेशन पोर्ट बन जाएगी 49,152 और इसको जवाब दे देगा। तो दिस इज ए यूडीपी कम्युनिकेशन बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर। सिमिलरली ये कोई अपना यूजर नेम भेज रहा है, मिसाल के तौर पे ehsanhaq@gmail.com, it uses the destination port was 1812 और सोर्स इसने कोई भी पोर्ट ले ली, मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में कहा गया है 51,152। जब ये यूटीपी पे जवाब देगा, कितना, जब जाने वाले में सिर्फ ये चीज है, आने वाले में क्या है? हाँ जी ये है, यस और नो, ये यूजर है, यूजर नहीं है। अगर मैं गलत यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड दूं तो मैं नहीं कनेक्ट होऊंगा, इसका मतलब जवाब आएगा कि भाई ही इज नॉट दी ऑथोराइज यूजर, बात खत्म। तो थोड़ा डेटा ने जाना और आना है एंड स्पीड ज्यादा वो करती है कि मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड दे के मैं यूं बैठ तो नहीं सकता। तो दिस इज ए यूडीपी क्लाइंट प्रोसेस किस तरह होता है। तो दिस इज ए रजिस्टर्ड पोर्ट एंड दिस इज द वेल नोन, while these are the temporary ports, these are the ephemeral ports, these are the dynamic ports। तो इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन आपका ये चैप्टर नंबर 14 खत्म। इसका मतलब है कि अगर मैं साथ से पूछूं कि हमने कितनी लेयर्स पढ़ ली तो क्या जवाब देंगे? यहाँ पे करके देख लेते हैं जी कि हमने कितनी लेयर्स पढ़ ली हैं। भाई हमने स्टार्ट लिया फिजिकल लेयर से, हमने ये पढ़ ली, तो इसका मतलब हमें इस 1 पे ऊपर टिक कर देते हैं। उसके बाद हमने नंबर 2 डेटा लिंक लेयर पढ़ी, डेटा लिंक लेयर 2, इसमें भी टिक कर देते हैं। फिर हमने नेटवर्क लेयर को बहुत ही डिटेल में पढ़ा और इस नेटवर्क लेयर पे भी हम टिक लगा देते हैं। उसके बाद आज हमने ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि चौथी लेयर भी कंप्लीट कर ली। तो इसके बाद तो एप्लीकेशन लेयर आती है, एप्लीकेशन लेयर आती है। इसका मतलब है कि कल से हम इंशाल्लाह ताला इसका, और ये आखिरी लेयर है, इसका मतलब है कि कल हम इस कोर्स की आखिरी लेयर शुरू करें। अगला मैंने, आप कुछ लोग कहते थे कि जी टाइम, तो मैंने कहा था अगले चैप्टर्स, जो चैप्टर मांगते हैं टाइम उनको दे दो। फंडामेंटल्स के साथ अगर धोखा करोगे अपने साथ धोखा करोगे। अब आपके फंडामेंटल, जैसे इन्होंने भी पूछा, फंडामेंटल अगर आपके स्ट्रांग हो गए हैं तो देन यू कैन बिल्ड ए बिल्डिंग ऑन इट। मतलब आपके घर की बिल्डिंग अगर मौजूद जो बुनियादें हैं वो मजबूत हैं, फिर आप उस पर 10 बिल्डिंग में खड़ी करें तो कोई मसला नहीं होता। और अगर वो कमजोर है आप उस पर एक मंजिल भी नहीं खड़ी कर सकते। सर ये फोटो बस वैसा ही मॉडल वाले सेम है ना? जी वैसा ही मॉडल के सेम है ये 4? जी बिल्कुल सेम है। ये 5 वर्ड जो है बस में। पांचवा भी ये है कि उसने इसमें 3 लेयर्स को कंबाइन कर दिया। एप्लीकेशन उसी तरह, उसके नीचे उसने प्रेजेंटेशन लेयर और उसके नीचे इसने सेशन लेयर, जबकि इस लेयर ने ये तीनों काम इसी के अंदर रख दिए। देखने की कोई जरूरत हमें नहीं है। नहीं है, बस ये आपने पढ़ लिया, दैट्स गुड इनफ। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? सर जी सर सर जी आप मतलब हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े लेकिन
कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको दोबारा देखें तो फिर से समझ में आ जाते हैं। तो इसका कोई हल? आपने पूछा कि जनाब बात चीजें जब हम पढ़ लेते हैं और बाद में हमें भूल जाती हैं, तो हल क्या है? हल ये है कि आसान सी बात, कि अगर आपने जैसे मिसाल के तौर पर मुझे क्यों नहीं भूलती, क्योंकि मैंने एक फील्ड अपने लिए चूज कर ली। तो हम यही चाहते हैं कि आफ्ताब भी अपने लिए जब एक फील्ड चूज कर लेगा, ठीक है, इस वक्त आपने पढ़ने सारे हैं। अंडर ग्रेड में हम ये नहीं कह सकते कि बस ये पढ़ो और बाकी छोड़ दो। अंडर ग्रेड में आप विड्थ पर बिलीव करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को वाइड ले जाएं, दैट्स गुड। लेकिन किसी एक जगह पे, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सीसीएनए का प्रोग्राम है ये टी स्ट्रक्चर में है। कौन से स्ट्रक्चर में है? टी स्ट्रक्चर में है। टी का मतलब ये होता है कि आप हॉरिजॉन्टली भी मूव करते हैं और अपनी विड्थ को इंक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पे आप प्रोग्रामिंग भी करते हैं, आप नेटवर्किंग भी करते हैं, आप साइबर भी पढ़ते हैं, आप डेटा डीएलडी भी पढ़ते हैं, आप ऊप्स भी पढ़ते हैं, दैट्स ग्रेट। लेकिन किसी एक जगह पे जाके आप उसकी डेप्थ में चलने की कोशिश करते हैं। एंड इफ योर डेप्थ इज इन दी नेटवर्किंग, इन दी साइबर, तो फिर आपका इससे रिश्ता पाला बार बार पड़ेगा। और जो चीज आप अगेन एंड अगेन देखते हैं, नहीं बार बार देखते हैं, वो आपको नहीं भूल सकते। जिन चीजों को आप छोड़ देते हैं, मतलब मिसाल तो मुझे अभी कोई हार्डवेयर का पूछे तो मैं उसे कहूंगा नहीं, मैंने तो 10 साल पहले देखा था, अब मुझे याद नहीं। एंड ही विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। हाँ, मैं उसे कहूँ मुझे नेटवर्क याद नहीं, तो फिर वो कहेगा हर रोज सुबह से लेके शाम तक बातें नेटवर्क की करते हो और अब कहते मुझे याद नहीं। फिर भी पॉसिबल है, लेकिन चांसेस ये है कि मुझे 100 में से कम 95 चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है आफ्ताब? अच्छा जनाब, अब मैं थोड़ी सी आपको ये चीजें जो कि मोस्टली यू विल बी यूजिंग इन द नेक्स्ट कोर्स, जस्ट आपको ब्रीफ करता हूं एंड देन आपको छुट्टी देता हूं। ओके, और इसके लिए आई स्टॉप हेयर एंड आई शो यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा कि आप अपने वक्त में आमिना, रूहुल्ला, नौशीन, हारिस एंड ऑल, अभी तक आपने इस स्विच की कहानी मुझसे बार बार सुनते रहे, जो कि मैं चाहूंगा कि आप अपने पास नोट कर लें। हम जो ये स्विच यूज कर रहे हैं, दैट इज ए एक्सेस स्विच, एंड दैट एक्सेस स्विच इज नेम्ड, आवर मॉडल नंबर इज कैटलिस्ट 2960। आप अपने उसमें भी लिख सकते हैं, रिज्यूमे में लिखना चाहिए कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू वर्क विद कैटलिस्ट 2960 प्लस स्विच, इथरनेट स्विच। अब मैं चाहूंगा कि कल की क्लास में आप मुझे बताएं कि ये 2960 कैटलिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जो नया स्विच हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है वो ये है, वो ये है, ये देखिए। तो दिस इज, जी, तो दिस इज सिस्को, अगेन ए सिस्को स्विच, बट इट्स नंबर इज, मैं यहां से चाहूंगा कि यहां पे अगर आपको नजर नहीं भी आ रहा तो इट इज, आप पढ़ें जी, सिस्को 385, Yes, sir. 380, SG 385। Yes, sir. तो इट इज सिस्को SG। आधे शयान क्या आप इसमें लिखो, और आमिना इसको लिखो यहाँ पे चैट में, SG 385, 385 है ना? Yes, sir. तो ये एक दूसरा स्विच है। अब आपने मुझे कल ये बताना है कि इन दोनों स्विचेस में फर्क क्या है, व्हाई वी इंट्रोड्यूस दी स्विच टू द एकेडमी, एंड दी, बट वेरी ब्रीफली आई विल लेट यू कि दिस इज ए, ऑल ऑफ दीज पोर्ट आर गीगाबिट, जबकि उसकी तमाम मेजॉरिटी पोर्ट दो के अलावा दे वर फास्ट ईथरनेट, यानी वो 100 मेगाबिट पर सेकंड मैक्सिमम पे जाता था, ये 1 गीग पे जाता है। तो ये तो मैंने एक चीज बता दी, बाकी मुझे कल रूल्ला, नौशीन और शायान आप इस पे बारे में कुछ बताएंगे। दूसरी चीज जो हमने इंट्रोड्यूस की वो है कि अभी तक हम इन एक्सेस रूटर्स को आपके सामने लाते थे कि जनाब ये एक्सेस रूटर है, ये इसका ब्लू येलो, ये जो ऑरेंज वन है ये इसका स्विचिंग पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट्स हैं। जो ये हमारा ब्लू पोर्ट आपको नजर आ रहा है
ये इसका वैन पोर्ट है, ये इसका एंटेनाज हैं। हमने इसके मुकाबले में एक मोर इफेक्टिव डिवाइस सामने लेकर आए, विच इज दिस वन अगेन फ्रॉम सिस्को, एंड दिस इज एन एक्सेस पॉइंट। तो फिर आप कहेंगे जी दोनों में फर्क क्या है? तो एक्सेस रूटर तो आप यूज करते रहे हैं आपके घरों में और सब जगहों पे, लेकिन दीज आर यूज इन द इंटरप्राइज नेटवर्क्स, बड़े नेटवर्क्स में। और इसका नेम मैं यहां से आपके लिए बोलता हूं, आप नोट करें और मुझे आप इन दोनों में कल फर्क बताएंगे। एंड दैट इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, द मॉडल नंबर इज एयर, यहां लिखा हुआ है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा इसलिए मैं बोल रहा हूं, AIR-AP 3802 I-B-K9। तो आपने मुझे बताना है कल कि जी इसकी कैपेबिलिटीज और एक ऑर्डिनरी रूटर की कैपेबिलिटीज में क्या फर्क है, एंड व्हाट यू विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट कोर्स अबाउट दीज हार्डवेयर। तीसरी चीज, आप जो ये एक्सेस रूटर्स यूज करते हैं, ये एक्सेस पॉइंट यूज करते हैं, इसमें हर एक ये डिवाइस अपना कंट्रोल खुद करता है, अपना कंट्रोल खुद करता है, यानी इट इज लाइक ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो मेरे पास यहाँ पे सिस्को एडमिन भी है, सिस्को एकेडमी भी आपको नजर आ रहा है, सिस्को इसी काउंसलर, ईच वन इज कंट्रोलिंग, हैज इट्स ओन कंट्रोल। But in large organization where you have maybe 100 of such devices, they can't be done distributedly. It may be 100, it may be 200, and blah blah. So in this case, ladies and gentlemen, you will be using this Cisco device, which is called wireless LAN controller. Now this wireless LAN controller, जिसको WLC कहते हैं, this small box काम की चीज है, control all the access points, their configurations, their security, and monitoring, all is done through this device. तो जस्ट मैंने इसके तो अलग, लेकिन उन दो का आपने मुझे कल कि जो मैंने आपको आर्म रूटर और सिस्को का एक्सेस पॉइंट का मॉडल बताया और फिर सिस्को के दो स्विचेस के मॉडल बताए, तो मैं चाहूंगा कि आप वो थोड़ी सी इस पे सर्च करके और मुझे अगली क्लास यानी कल की क्लास में बताएं। मैं पहले यहीं से स्टार्ट लूंगा, फर्क क्या है और इस फर्क का हमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो गो थ्रू दैट। जी, तो अब मैं पूछूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से, चैट में है, ओके सर, SG385 वेरी नाइस, शायान ने भी ये लिखा, सिस्को कैटलिस्ट 2960 प्लस, ठीक है, नौशीन ने लिख दिया। ये ओके, तो कल आपने ये थोड़ा सा काम इंटरेस्टिंग है करके, एंड लेट मी नो कि जी क्या व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो, ऑल क्लियर, गुड। एंड इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? इसकी फीचर निकालने की फंक्शनैलिटी क्या है? इसकी फंक्शनैलिटी क्या है जी? कल बताना है आपने कि जी क्या है ना, ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। नो सर, ऑल क्लियर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी आज हम थक गए हैं, तो फर्दर इसको क्लास को ना लेकर जाएं, तो हम आज की क्लास को यहाँ खत्म कर रहे हैं और कल हम दोबारा मिलेंगे विद द एप्लीकेशन लेयर, विच इज द लास्ट लेयर ऑफ द TCP/IP suite. Thank you very much. Best of luck to everyone. See you inshallah. Till then, Allah Hafiz.